पहले ही मैंने बता दिया कि विचारधारा में गांधी, नेहरू और टैगोर की विचारधारा पर सवाल आते रहे हैं और आपके सिलेबस में 3 व्यक्तित्वों की ही चर्चा की गई है। किसका किसका? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और रविंद्रनाथ टैगोर। लेकिन और भी व्यक्तित्व ऐसे हैं जिनसे सवाल पूछे गए हैं, जैसे राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, जवाहरलाल नेहरू तो है ही सिलेबस में, पूरा सुनो। और भी ऐसे हैं जिनसे सवाल पूछे गए हैं, वो है जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सुभाष चंद्र बोस। अभी तक इतने ही व्यक्तित्वों के बारे में पूछा गया है। एक व्यक्तित्व है जो जिन्हें हाल ही में ये भारत रत्न अवार्ड मिला है, कर्पूरी ठाकुर। हो सकता है बीपीएससी में कर्पूरी ठाकुर के बारे में पूछा जाए, पूछना भी चाहिए, ठीक है। और इसके अतिरिक्त एक व्यक्तित्व है जिनकी चर्चा नहीं की गई है लेकिन पूछने की संभावना बहुत है, और जो ऐसे व्यक्ति है जो हमेशा भारत की राजनीति और भारत के समाज को झकझोरते रहेंगे, आंदोलित करते रहेंगे। कौन है व्यक्तित्व? भीमराव अंबेडकर। क्योंकि अंबेडकर का जो लक्ष्य है, और लोगों का लक्ष्य पूरा हो गया लेकिन अंबेडकर का लक्ष्य अभी पूरा नहीं हुआ है। अब कैसे पूरा नहीं हुआ ये बाद में बताएंगे। तो महात्मा गांधी पर पहले हम लोग देखते हैं। महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर पर हो चुका है। महात्मा गांधी पर कौन कौन सवाल आया है, अभी तक क्या क्या आया है, उसके बारे में एनालिसिस करेंगे। उसके बाद हम लोग चलेंगे आगे। पहले महात्मा गांधी पर कब कब पूछा गया? 40वीं, 41वीं और 46वीं, 60वीं, 62वीं, 63वीं और 65वीं, 66वीं, 67वीं। कभी कभी लगातार पूछा जा रहा है, लगातार पूछा जा रहा है ना, जैसे 65वीं, 66वीं, जैसे 40वीं, 41वीं, 66वीं नहीं पूछा है। क्या पूछा है वो? पूछा है। अच्छा, ये विचारधारा में नहीं, वहाँ जन आंदोलन में, राष्ट्रीय आंदोलन क्वेश्चन है। अच्छा चलो ठीक है, ठीक है। तो ये कभी कभी हो गया, कभी कभी लगातार पूछा जा रहा है। 60वीं, 62वीं, 63वीं, 65वीं, 66वीं, 40वीं, 41वीं। ऐसे गांधी जी से जो सवाल पूछे जाते हैं बीपीएससी में, वो आप देखिए। आंदोलन में, राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी की भूमिका पर चंपारण सत्याग्रह है, पूछा जाता है। तो राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी की भूमिका पर सवाल पूछने के क्रम में ही वो पूछा है। बिहार में जन आंदोलन, बिहार के जन आंदोलन में गांधी जी की भूमिका, यही पूछा है ना 66वीं में। हाँ अश्विनी, तुम जरूर जवाब दो, समझ गए ना, गांधी जी की भूमिका। और ये राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी की भूमिका पर सवाल है, इस पर अलग से क्लास लेते हैं। चंपारण से शुरू होकर आजाद दस्ता, भारत छोड़ो आंदोलन तक। ये अभी जो हम ले रहे हैं वो विचारधारा, 3 व्यक्तित्वों की विचारधारा। कौन कौन? गांधी, नेहरू, टैगोर, ठीक है। इसलिए ये क्वेश्चन छोड़ भी सकते हो यार, या रहने देते हैं। कंफ्यूजन दूर हुआ? दूर हुआ कंफ्यूजन? हाँ, ये विचारधारा के बारे में पढ़ रहे हैं। चलिए 40वीं क्या है, कोई सवाल और हो ना? एक व्यक्ति को, हाँ, गांधी जी की विचारधारा, पहले थोड़ा सा हम परिचय दे दें। गांधी जी की विचारधारा के बारे में आप जानकारी का स्रोत थोड़ा सा डिफरेंट है, और सभी विचारक है थोड़ा सा डिफरेंट। जैसे मार्क्स भी विचारक थे, रूसो भी विचारक थे, चिंतक थे, मॉन्टेस्क्यू भी, ठीक है, और गांधी जी भी विचारक थे, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है। गांधी जी ने जो विचार दिया, उन विचारों का प्रतिपादन करने के लिए उन्होंने व्यावहारिक स्तर पर आंदोलन भी किया। समझ में आ रही बात? और उनके विचार जो है काफी हद तक व्यावहारिक भी है। किसके? गांधी। गांधी जी ने जो विचार दिया उनको क्रियान्वित करने के लिए उन्होंने आंदोलन किया, चंपारण से लेकर भारत छोड़ो आंदोलन तक। रूसो ने या मार्क्स ने आंदोलन नहीं किया, मॉन्टेस्क्यू ने आंदोलन नहीं किया। हाँ, माओ ने जो विचार दिया, अपने विचारों को लागू करने के लिए माओ ने आंदोलन किया ना।
तो थोड़ा डिफरेंट, माओ हो या गांधी हो थोड़ा डिफरेंट हो जाते हैं। तो माओ के विचारों को अगर जानना है तो उन्होंने कोई पुस्तक लिखा है, माओ ने लिखा है? पुस्तक लिखा भी होगा तो पॉपुलर नहीं है, क्योंकि वो क्रांतिकारी थे, व्यवहारिक क्रांतिकारी थे। तो उन्होंने क्रांति के क्रम में जो बातें कही, जो बातें उन्होंने उनके द्वारा कही गई या किया गया, जिन बातों को लागू किया गया, उन बातों से ही उनकी विचारधारा झलकती है। तो गांधी जी के संदर्भ में भी वही बात है। गांधी जी के विचारधारा को जानने के लिए आप 1893 से 1914 में के बीच साउथ अफ्रीका में, कहा साउथ अफ्रीका में उन्होंने जो किया, गांधी जी की का कोई बुक है जिसको उन्होंने अपने विचारों को, जैसे मार्क्स ने दास कैपिटल लिखा, रूसो ने सोशल कॉन्ट्रैक्ट लिखा, ऐसा है क्या गांधी जी? नहीं ना। तो उनके जो विचार है, उनके जो कृत्य है, उन्होंने जो किया जीवन में, उसी से निकालना पड़ेगा कि वो क्या सोचते थे। समझ में आई बात? कर्मनिष्ठ विचारक थे, कर्मवादी विचारक थे, कर्म में विश्वास रखते थे। तो साउथ अफ्रीका में, उसके बाद 1915 में आए कहा भारत। 1900 कब तक? 48 की 47 की 47 में गांधी जी चले गए, 48 तक यहाँ इंडिया। तो इस दौरान उन्होंने जो जो किया, उसी से उनके विचारों की झलक मिलेगी, उनके विचारों की झलक। क्लियर है? अभी पूछा जाए कि गांधी जी के विचारों का स्रोत क्या है, तो एक तो 1893 से 1914 के बीच दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने जो भूमिका निभाया, दूसरा 1915 से 1948 के बीच उन्होंने जो 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 कुछ किया, उससे निकलता है। दूसरी बात, किसी भी व्यक्ति के विचारों को प्रभावित करता है, उनका अपना व्यक्तित्व तो होता ही है, साथ ही परिवेश भी होता है। सबसे ज्यादा गांधी जी प्रभावित थे अपनी माता से। किससे? माता से। माता का नाम क्या था? पुतलीबाई। और माता जो थी वो वैष्णव धर्मावलंबी थी। क्या? वैष्णव धर्मावलंबी। तो वैष्णव धर्म की जो परंपरा है, वैष्णव धर्म संस्कृति की जो परंपरा है, उससे गांधी जी बहुत प्रभावित थे। समझ आई बात? वैष्णव धर्म संस्कृति से प्रभावित थी, और नित्य प्रतिदिन जब तक पूजा पाठ नहीं करती थी तब तक खाती नहीं थी। एक बात बताए हुए आप लोगों को कि सुबह में जब तक वो सूर्य को नहीं देख लेती थी तब तक अन्न ग्रहण नहीं करती थी। तो गांधी जी अपनी डायरी में लिखते हैं कि सुबह होते ही हम लोग फ्रेश होकर बरसात के दिनों में निकल जाते थे घर से, कि कहाँ से सूरज दिखता है, क्योंकि उस समय क्या होगा, बरसात के समय में क्या होगा, बादल ढका होगा। तो जहाँ भी सूरज दिख जाते थे, माँ को आकर सूचना देते थे, माँ खुश होती थी और फिर सूरज को देखती थी, फिर हम लोग को भोजन मिलता था। तो ये बचपन में जो संस्कार मिलता है, ठीक है, वो जीवन भर काम आता है। वैष्णव धर्म संस्कृति ये था। और आप लोग सुने होंगे एक गांधी जी बहुत प्रिय भजन, गांधी का बहुत प्रिय भजन है, वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीर पराई जाने रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीर पराई जाने रे, पर दुखे उपकार करे और मन अभिमान न आने रे। मतलब क्या हुआ कि विष्णु का भक्त यानी वैष्णव उसी को कहा जा सकता है जो पीड़ पराई जाने रे, जो दूसरे की पीड़ा को समझता है, पर दुखे उपकार करे, मतलब दूसरे के दुख में उपकार करता है, उसे दुख से दूर करने का प्रयास करता है। मन अभिमान न आने रे, लेकिन ऐसा करते हुए उसके मन में अभिमान होता है ना। सामान्य व्यक्ति में क्या होता है कि आपका कोई भला कर दिया तो शायद जिंदगी भर आपको याद दिलाएगा, मैंने आपके लिए ये किया, ये किया, ये किया, ठीक है। जब जब उसको मौका मिलेगा ये दिखाने का प्रयास। लेकिन यहाँ क्या है, पर दुखे उपकार करे और मन अभिमान न आने रहे, मतलब मन में अभिमान नहीं आए। तो इसी गांधी जी को जो ये संस्कार मिला, किससे मिला? माता से, और माता जिस धर्म संस्कृति को मानती थी उससे मिला, ठीक है। और इसी से निकलता है उनकी अहिंसा। क्या? अहिंसा। और गांधी जी जब बड़े हुए, ठीक है, तो गीता, वैष्णव धर्म संस्कृति से ही जुड़ा हुआ एक पुस्तक है गीता। आप जानते हैं शायद सबसे ज्यादा अनुदित होने वाली पुस्तकों में विश्व में एक गीता है और एक बाइबल है। जानते हैं ना? नहीं जानते हैं? विश्व में सबसे ज्यादा अनुदित समझ रहे, दूसरी भाषाओं में ट्रांसलेट होने वाले पुस्तकों में शामिल है कौन? गीता।
बाइबल है, पंचतंत्र है, ठीक है, इसमें गीता है। बाइबल पढ़िएगा तो बाइबल भी अच्छी बुक है, ठीक है, लेकिन उसमें किस्सा कहानी बहुत है। लेकिन गीता में ऐसा कुछ नहीं है। गीता का हर ये श्लोक जो है वो बहुत ही लॉजिकल है, लेकिन समझने के लिए वो क्षमता चाहिए, नहीं तो वहाँ भी लगेगा किस्सा कहानी है। गीता से वे बहुत प्रभावित थे, जैसे आपको दिखाते हैं, बताते हैं गीता से। गीता में कहा गया कि जो आवश्यकता से अतिरिक्त धन का संग्रह करता है वह चोर है। क्या है? चोर है। उसे समाज को दंडित करना चाहिए। समझ में आई बात? जो आवश्यकता से अधिक धन संग्रह करता है वह चोर है। कहने का तात्पर्य गीता में क्या, गीताकार ने क्या कहना चाहा है कि आवश्यकता से अतिरिक्त धन का उपयोग समाज कल्याण में करना चाहिए, अधिक जरूरत से अधिक संग्रह नहीं करना चाहिए। अब इसमें कुछ दोष हो सकता है, वो बात अलग है। गीता से बहुत प्रभावित थे, गीता से ही प्रभावित होकर उन्होंने जाति प्रथा का ये विरोध किया। वर्ण व्यवस्था को मानते थे लेकिन जाति प्रथा को का विरोध करते थे। गीता के रचयिता कौन थे? कृष्ण द्वैपायन व्यास, वही थे ना। ऐसे मिथ क्या है? मिथ क्या है? मिथ मतलब समझते ना, हम लोगों का विश्वास क्या है? गीता का उपदेश किसने दिया था? कृष्ण ने, ठीक है। और गीता अद्भुत है, मतलब युद्ध, कुरुक्षेत्र में जहाँ युद्ध होने वाला है वहाँ युद्ध रोक दी गई है और सेनाएं आमने सामने है, और वहाँ कृष्ण खड़े हैं और उपदेश दे रहे हैं। और उस क्रम में ऐसे ग्रंथ की रचना होती है जो सार्वकालिक रेलिवेंस सिद्ध होता है, जिसकी सार्वकालिकता सिद्ध होती है, मतलब अभी भी पॉपुलर है। कुछ दिनों पहले, कुछ सालों पहले तुर्की के राष्ट्रपति आए थे भारत, तो उन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि मैं गीता से सबसे अधिक प्रभावित हूँ। तो गीता में कृष्ण का रोल देखिएगा तो कृष्ण के जीवन में कहीं भी जातिवाद है नहीं। जब वो पशुपालन करते हैं तो किस जाति से, किस वर्ण से? यादव। यादव तो कोई वर्ण है ही नहीं, वैश्य हो गया, वैश्य हो गया। जब कंस से युद्ध करते हैं तो क्षत्रिय, और जब गीता का उपदेश देते हैं तो ब्राह्मण हो गए, और जब राजसूय यज्ञ में या सारथी शूद्र, एक ही साथ शूद्र भी है कौन? जब गीता, जब कृष्ण रथ हाँक रहे कुरुक्षेत्र में चारों भूमिका में गीता का उपदेश देते हैं तो उनसे बड़ा कोई ब्राह्मण नहीं। ब्राह्मण जब ये कुटिल नीति जब चलते हैं ना, बिना शस्त्र उठाए एक एक को योद्धाओं को गिरा दिया, वहां क्षत्रिय हो गए, ठीक है। और जब रथ हाँकते हैं तो शूद्र। तो गांधी जी इस विचारधारा से, गीता से और कृष्ण से बहुत प्रभावित थे। गीता से, उसके बाद रामायण से, रामचरितमानस से बहुत प्रभावित थे। आप लोग सुने होंगे, बराबर कहते थे क्या, लोग पूछते थे बापू आप कैसा राज्य चाहते हैं, तो क्या कहते थे? क्लियर नहीं कहते थे, राम राज्य। अंग्रेजों को धोखा में रखते थे, क्लियर नहीं कहते थे, हम नहीं चाहते। कहते थे हम नहीं चाहते कि अंग्रेज चले जाए, अंग्रेज रहे ठीक है, लेकिन राम राज्य स्थापित करें। क्लियर है? अब राम राज्य क्या है? तुलसीदास ने राम राज्य के बारे में लिखा है, दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज काहू नहीं व्यापा। मतलब राम के राज्य में किसी को भी किसी भी प्रकार का कष्ट, ना तो दैहिक, ना दैविक, ना भौतिक कष्ट नहीं है, ठीक है। तो राम राज्य की अवधारणा जो थी वो तुलसी के रामचरितमानस से प्रभावित थी, और बार बार इसकी चर्चा गांधी जी करते थे। उस समय गांधी जी को के लिए राम राज्य शब्द का उपयोग करना भी प्रासंगिक था, क्योंकि अब आम लोग भारत और राष्ट्र से परिचित नहीं थे। अब आम लोगों को इकट्ठा करना है आंदोलन करने के लिए, तो उनको समझाइएगा कि देश आज़ाद हो जाएगा, तो आम लोग क्या कहेंगे, देश गुलाम कहाँ है? उसे भारत नाम से, अभी भी भारत मतलब क्या होता है सभी लोग जानते हैं क्या? गांव देहात में गांधी जी या गांधी जी का अनुयायी जाते होंगे तो कहते होंगे क्यों जाए हम रैली में शामिल होने के लिए, कुछ बताइएगा ना, एक दिन क्यों देंगे? जैसे आज रैली में शामिल हो तो उस समय भी लोग आते होंगे ना, गांधी मैदान में या कहीं भी ठहरते होंगे ना नेता को सुनने के लिए, गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, तो समझाने के लिए क्या कहिएगा? तो गांधी जी ने सबको सूत्र दे दिया, जब कहे कोई तो कहो क्या कहोगे? कि राम राज गांधी जी ला रहे हैं,
ये अंग्रेज जाएगा, राम राज है। राम राज मतलब कहना नहीं पड़ेगा, सब जानता है राम राज, कहना नहीं पड़ेगा। जब भी आपको गांव देहात या कहीं भी उत्तर भारत में चले जाइए या मध्य दक्षिण भारत में भी, जहां पूरी सुख सुविधा मिलेगी आपको, तो आपके मुंह से अनायास निकल जाएगा, यहाँ तो मेरा राम राज्य है। अनायास, भले राम राज्य से आप परिचित नहीं हो, लेकिन राम राज्य एक मुहावरा हो गया है, लोकोक्ति हो गई है। जहां भी किसी को बहुत बढ़िया मिलता है, ठीक है, कोई बेटी का बाप बेटी के यहाँ रह रहा है और सारी सुख सुविधा है, तो क्या बोलेंगे, क्या कहा जाता है उनको, तो बेटी के यहाँ क्या है, राम राज्य, ठीक है। हाँ, सुख में है तो राम राज्य, तो राम राज्य की अवधारणा से परिचित थे। और ये प्रभावी राम से प्रभावित होकर उन्होंने एक ये बार बार वो भजन गाते थे, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको समर्पित दे भगवान, ठीक है, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, सुने ना, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम। यहाँ राम जो है वो दशरथ के बेटे या अयोध्या में जिन जन्म लेने वाले नहीं है, क्या है, ईश्वर भी है और अल्लाह भी है। ठीक है, परंपरागत रूप से भारतीय संस्कृति में राम शब्द का उपयोग किया गया दशरथ अयोध्या में जन्म लेने वाले राम के लिए नहीं, किसके लिए, ब्रह्म के लिए, ईश्वर के लिए, ठीक है। उसी अवधारणा से गांधी जी भी प्रभावित थे, तभी तो उन्होंने कहा ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सम्मति दे भगवान, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीता, ठीक। कुछ दिनों पहले एक बार हम सुने थे, साधु बाबा थे, तो राम के जन्म की कहानी कह रहे थे, तो वो कर एक दो लाइन उन्होंने कहा जो याद रह गया। लाइन तो बहुत उन्होंने कहा, कौशल्या के घर जन्म लिए राम, हल्ला मोहल्ला में मच गए, हल्ला मोहल्ला, हिंदू के भगवान मुस्लिम के अल्लाह, हल्ला मोहल्ला में मच गए, ठीक। तो राम को किसी परिवार या वंश से या जाति से बांधा नहीं जा सकता। परंपरागत जो सोच रही है इसका राजनीतिकरण कर दिया जाए वो अलग बात, ठीक है। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सम्मति दे भगवान, तो गीता से तुलसीदास के रामचरित मानस से बहुत प्रभावित थे। तुलसीदास के रामचरित मानस में जो राम राज्य है उससे बहुत प्रभावित थे, और राम कैरेक्टर से ही बहुत प्रभावित थे, राम कैरेक्टर से ही बहुत प्रभावित थे। उसके बाद आइए, ये जो राष्ट्रीय परिवेश में ये जिनसे प्रभावित थे वो, और विदेशी बहुत सारे चिंतक हैं उनसे भी गांधी जी बहुत प्रभावित थे, जैसे रस्किन, अनटू द लास्ट, रस्किन की पुस्तक है ना अनटू द लास्ट, कुछ दिनों पहले हम पढ़ा रहे थे भूमि सुधार, उसमें था ना अनटू द लास्ट, मतलब प्रथम व्यक्ति को जितना, अंतिम व्यक्ति को भी उतना, सुबह वाले को जितना, शाम वाले को भी उतना, ये कंसेप्ट है सर्वोदय का। किसका? सर्वोदय का। और रस्किन ने अनटू द लास्ट में यही कहा, अनटू द लास्ट मतलब अंतिम तक संसाधन का वितरण समान रूप से होनी चाहिए, सबको उसकी जरूरत के अनुसार। क्लियर है? तो किससे प्रभावित थे? अरे अभी बताए ना, रस्किन। ये सवाल पूछा जा सकता है गांधी जी के विचारधारा में किन बातों का समावेश है, गांधी जी के विचारधारा में किन तत्वों का समावेश है, ठीक है, या गांधी जी के विचारों में देसी और विदेशी दोनों तरह के तत्वों का समावेश है, कुछ भी पूछा जा सकता है। कम से कम आपको जानना चाहिए ना गांधी जी किन व्यक्तित्वों से या किस तरह की संस्कृति से, विचारों से प्रभावित थे। तो क्यों रस्किन से प्रभावित थे, टॉल्स्टॉय के ट्रस्टीशिप से प्रभावित थे, वॉर एंड पीस, द किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू, द किंगडम ऑफ गॉड इज इन यू, मतलब समझे नहीं, भगवान का साम्राज्य तुम्हारे अंदर है, इससे गांधी जी बहुत प्रभावित थे। ईश्वर का साम्राज्य किसके अंदर है? हाँ, देखिए, इसलिए कहा जाता है कि व्यक्ति एक सामान्य अवधारणा, मार्क्स ने कहा था, टाइम, पर्सन इज द प्रोडक्ट ऑफ टाइम। व्यक्ति जो है समय की उपज होता है, परिस्थितियों की उपज होता है, लेकिन महान व्यक्ति परिस्थितियों की उपज नहीं होता है, ये याद रखें। वो परिवेश को अपने अनुसार क्रिएट करता है, ठीक है, और व्यक्ति परिवेश की उपज होता है। ये कहना, इसका मतलब क्या, व्यक्तित्व की कोई भूमिका है ही नहीं।
तब आपने जो गलती किया उसके लिए माँ बाप जिम्मेवार है, टीचर जिम्मेवार है, ठीक है, और समाज जिम्मेवार है। आपकी कोई भूमिका है ही नहीं। तो नहीं, भूमिका है, व्यक्तित्व की भी भूमिका होती है। कीचड़ में कमल निकलता है, प्रकृति सिखाती है, लेकिन कमल में कीचड़ होता है क्या? ठीक से पानी भी नहीं ठहरता है कमल पर। समझ में? कीचड़ परिवेश है और कमल व्यक्तित्व है। तो कभी भी परिवेश का ठिकरा मत मारिए। अपने व्यक्तित्व को आप परिवेश से अलग कर सकते हैं, परिवेश से महान बना सकते हैं। और इसका उदाहरण बहुत लोग हैं। अब सुने कि रिक्शा वाले की बेटी IAS बन जाती है, किसान का बेटा लाल बहादुर शास्त्री PM बन जाते हैं। लाल बहादुर शास्त्री जब सफर कर रहे थे 3रे दर्जे में रेलगाड़ी में, तो उसे पूछा गया, पत्रकार ने पूछा कि आप 3रे दर्जे में है और पहले दर्जे में आपका बेटा है, ये क्या तुक है? तो उन्होंने कहा मैं किसान का बेटा, वो प्रधानमंत्री का बेटा है। समझ रहे हो? वो प्रधानमंत्री का बेटा है, लेकिन प्रधानमंत्री का बेटा बनने के बावजूद भी उनका बेटा प्रधानमंत्री कभी नहीं बना। उनका बेटा कौन बना? किसान का बेटा ही प्रधानमंत्री बना। समझ में आई बात? परिवेश शास्त्री जी के बेटे को बहुत अच्छा मिला था, लेकिन वो बन पाए क्या? परिवेश शास्त्री जी को कुछ नहीं मिला था। आपको याद होगा, पुस्तक पर ये सर पर पुस्तक बांध के नदी तैर के लाल बहादुर शास्त्री पढ़ने जाते थे। उस परिवेश से शास्त्री पहुंचते कहाँ? PM हाउस तक। और जब उनकी मृत्यु होती है तो टाइम्स ऑफ इंडिया निकालता है, होमलेस प्राइम मिनिस्टर इज डेथ। होमलेस प्राइम मिनिस्टर इज डेथ। मतलब नैतिकता इतनी थी, उन्होंने इतना भी अर्जित नहीं किया जिससे अपना घर बना सके। और आज राजनीति में क्या होता है वो कहने की जरूरत नहीं है। तो टॉल्स्टॉय से भी प्रभावित थे। टॉल्स्टॉय की रचना, फेमस रचना है द वॉर एंड पीस, कभी मौका मिले जरूर पढ़िएगा। और एक द किंगडम ऑफ गॉड इज इन यू, विद इन यू। द किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू। ठीक है, आप लोग चाहे तो लिख सकते हैं, मेरा मुंह क्या देख रहे हैं? बाद में ये लिखवाएंगे नहीं, ये सब लिखवाएंगे तो वो टॉपिक गांधी जी के विचारों का जो डायमेंशन है। टॉल्स्टॉय से प्रभावित थे, रस्किन से प्रभावित थे, ठीक है। उनके विचारों में और भी बहुत सारे हैं जिससे वो प्रभावित थे। अब चलते हैं, ये तो आप समझ गए गांधी जी की विचारधारा ने किस तरह आकार लिया, उसमें किन किन बातों का समावेशन था, किन बातों का प्रभाव उन पर पड़ा गांधी जी पर। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं। बाकी गांधी जी के बारे में जानते ही है। जन्म कब हुआ ये सब बताना पड़ेगा। 2 अक्टूबर 1869। पिताजी करमचंद गांधी, माताजी पुतलीबाई। पिताजी क्या थे? वकील थे। पोरबंदर के दीवान थे। ठीक है, पोरबंदर के दीवान थे। दीवान, बहुत बढ़िया उनको मिला था परिवेश गांधी जी को। अंबेडकर को हमेशा चिर यही बात रहा। डॉक्टर अंबेडकर गांधी जी से कहा करते थे कि आप जिस परिवेश में पैदा लिए हैं, ठीक है, उस परिवेश में हमारी पीड़ा को आप कभी नहीं समझिएगा। समझ आई बात? जब उन्होंने कहा तब गांधी जी को भी पुनर्विचार करना पड़ा अपने विचारों पर। गांधी जी को लगा कि कुछ कमी है हमारे आंदोलन में, तब वो हरिजन यात्रा शुरू करते हैं। अंग्रेज चले ही जाएंगे तो क्या होगा? अस्पृश्यता मिटेगी नहीं, मंदिर जो है वो हरिजनों के लिए खुलेगा नहीं, समाज पहले की तरह विभाजित रहेगा। अंग्रेज से चले जाने से क्या फायदा है? ठीक, तो ये टॉल्स्टॉय हो गया। अब चलते हैं हम लोग दीवान, वित्त मंत्रालय संभालते थे पोरबंदर के। ठीक है, पोरबंदर रियासत था, वहाँ ब्रिटिश शासन प्रत्यक्ष नहीं था। ब्रिटिश ये अंग्रेजों के समय में बहुत सारी रियासतें थी जिन्होंने समझौता किया था। 562 रियासतें और 11 ब्रिटिश प्रांत थे जिस पर ब्रिटिश ये साम्राज्य का प्रत्यक्ष शासन था। क्या हुआ ये? कुछ कुछ होते रहता थी वो। चलिए अब क्वेश्चन बोलिए। तो आप लोग ये क्वेश्चन लिख के लाइएगा, गांधी जी की विचारधारा में किन तत्वों का समावेशन था। ठीक है, चलिए अब ये PPSC में जो सवाल आए हैं वो बताइए। बताओ, 40वीं बताओ ना। 40वीं स्वदेशी पर है।
स्वदेशी। चलिए आगे। हाँ, गांधी 41वीं में जो पूछा ये हुआ 40वीं ना, 40वीं। उसके बाद वर्ण जाति पर गांधी जी के विचार, वर्ण जाति और इसी से अस्पृश्यता पर गांधी जी के इसके विचार। थोड़ा थोड़ा हम क्या कहते हैं उसको टेलर देते जाते हैं। स्वदेशी, गांधी जी ने स्वदेशी की अवधारणा पर जोर दिया। स्वदेशी कोई नई बात नहीं थी, गांधी जी ने स्वदेशी की अवधारणा पहले भी, ठीक है, किसने, बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। बाल गंगाधर तिलक ने, लाल बाल पाल ने स्वदेशी को लोकप्रिय बनाया था। हाँ, स्वदेशी का राजनीतिक पहलू है स्वराज, अपना राज। स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, स्वदेशी का ये राजनीतिक पहलू हुआ, ठीक है। तो स्वदेशी हम देखेंगे, ये स्वदेशी के विभिन्न आयाम। राजनीतिक क्षेत्र में क्या हुआ, स्वराज। आर्थिक क्षेत्र में आत्मनिर्भरता, स्वदेशी हुआ ना, जो आज भी रेलिवेंट है, अब और रेलिवेंट हो गया है, ठीक है। अब आत्मनिर्भर भारत अभियान चला है और हम लोग क्या सोच रहे हैं, हमारी स्ट्रेटेजी क्या है भारत की, लोकल को ग्लोबल बनाना, वोकल फॉर लोकल और लोकल को ग्लोबल। आत्मनिर्भर भारत अभियान में यही था ना। ये आर्थिक क्षेत्र में हो गया। सांस्कृतिक क्षेत्र में अपनी संस्कृति के जो बेहतरीन मूल्य है, बेहतरीन विचार है, उन पर जोर देना। ये गांधी जी मानते थे कि हमारी संस्कृति वैसा कुछ ऐसा नहीं है कि सब कुछ अच्छा है, तो जो खराब है उसको हटा दिया जाए, लेकिन जो बेहतर है उसको तो रखा जाए। समझ में आई बात, नहीं समझे। मान लीजिए हीरा और कंकड़ दोनों है कहीं पर, तो आप क्या कीजिएगा, दोनों को फेंक दीजिएगा, ठीक है। हीरा बटोरने के चक्कर में कंकड़ भी नहीं लेंगे और कंकड़ फेंकने के चक्कर में हीरा भी नहीं फेंकेंगे। ये एटीट्यूड होना चाहिए ना। समझ में आई बात, नहीं समझे, नहीं समझे। हीरा और कंकड़ एक साथ है तो क्या करना है, हीरा लेने के चक्कर में कंकड़ नहीं लेना है और कंकड़ फेंकने के चक्कर में हीरा नहीं फेंकना है। कुछ दिनों पहले, कुछ सालों पहले, 1-2 साल पहले रामचरितमानस पर विवाद हुआ था। बिहार में विवाद हुआ था ना, बिहार की पॉलिटिक्स में, और हमेशा होता रहता है। तो रामचरितमानस पर वो राम मनोहर लोहिया का बहुत बढ़िया पंक्ति है जो राजद अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने दोहराया था पत्रकारों के सामने, कि राम मनोहर लोहिया कहा करते थे कि रामचरितमानस में हीरा भी है और कंकड़ भी है, तो हीरा बटोरने के चक्कर में कंकड़ भी मत बटोर लेना। मतलब रामचरितमानस में बहुत ऐसी बातें हैं जो कंकड़ पत्थर की तरह है, जो हमारे लिए उपयोगी नहीं है, लेकिन सभी बातें कंकड़ पत्थर की तरह नहीं है। कंकड़ फटकने के चक्कर में हीरा भी फटक नहीं देना, मतलब हीरा भी मत फेंक देना। समझ में आई बात। तो गांधी जी का ये मानना था। तो सांस्कृतिक क्षेत्र में स्वदेशी विचारों पर जोर देना, स्वदेशी मूल्यों पर जोर देना, ठीक है। भारतीय संस्कृति में जियो और जीने दो का भाव है ना, वो है, वसुधैव कुटुंबकम का भाव है, ठीक। तो ये पूरा तो पढ़ाएंगे, जब पढ़ाएंगे तो पूरा पढ़ाएंगे। अभी देखिए दूसरा टॉपिक जो पूछा गया, वर्ण जाति पर गांधी जी के विचार, 41वीं में पूछा गया है। वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था में थोड़ा सा अंतर है। वर्ण व्यवस्था में कर्म के आधार पर व्यक्ति के स्टेटस का निर्धारण होता है और जाति व्यवस्था में व्यक्ति के सामाजिक स्टेटस का निर्धारण कुल, जन्म के आधार पर, कुल, वंश, जन्म के आधार पर। और वर्ण व्यवस्था में कर्म, प्रतिभा, योग्यता के आधार पर। समझिए, दोनों अंतर समझिए ना, ठीक है। वर्ण व्यवस्था में कोई ब्राह्मण है तो वो क्षत्रिय बन सकता है। ब्राह्मण के घर में कोई पैदा लिया जो क्षत्रिय वाला गुण रखता है तो क्षत्रिय बन गया। क्षत्रिय ये घर में पैदा लिया और शूद्र वाला गुण रखता है तो वो शूद्र हो गया, ठीक है। और ये भी है वर्ण व्यवस्था में कि ना तो ब्राह्मण श्रेष्ठ है ना शूद्र श्रेष्ठ है, मतलब उसमें तुलना नहीं है, सभी समान है, ठीक है। जाति व्यवस्था में आपका वर्ण व्यवस्था ऐसे है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। अमूमन लोग सोचते हैं कि ऐसे है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। नहीं, वर्ण व्यवस्था में क्या है, सभी बराबर है। शूद्र के कर्म की भी वही गरिमा है जो ब्राह्मण के कर्म की गरिमा है। समझ में आ रही बात, हाँ। ये वर्ण व्यवस्था है, समझिएगा इस बात। प्राचीन काल में इसी का पालन होता था, किसका, वर्ण व्यवस्था। इसलिए भारतीय समाज बहुत संगठित था और हिंदू कुश से हिंद महासागर तक भारतीय राजाओं ने अपने साम्राज्य का
विस्तार किया। भारतीय इतिहास में एकमात्र चंद्रगुप्त प्राचीन भारत का, जिसने यूरोप की महाशक्ति को न केवल पराजित किया, उसका इलाका भी छीन लिया। उसके बाद कभी हुआ भारतीय इतिहास में ऐसा नहीं, क्योंकि भारतीय समाज जाति प्रथा में हजारों लाखों टुकड़ों में बट गया। तो छोटी छोटी ताकतें आती रही और भारत को पराजित करती रही। ठीक है, बाबर कोई बहुत बड़ा था, बहुत बड़ा था। ये अब्दाली बहुत बड़ा ये पावर था। अंग्रेज बहुत बड़ा पावर था। ईस्ट इंडिया कंपनी वो तो लड़ने आया भी नहीं था, कारोबार करने आया था। यही के ताकत से, यही के संसाधन से, यही लोगों को ये कर दिया। उसका बहुत बड़ा कार्य, सबसे मूल कारण क्या था? जातिवाद। तो वर्ण और जाति, गांधी जी वर्ण व्यवस्था के समर्थक थे, ठीक है, थे, जाति व्यवस्था के समर्थक नहीं थे। ठीक है, अस्पृश्यता और वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था से ही निकलता अस्पृश्यता। भारतीय समाज में अस्पृश्यता व्याप्त थी। ठीक है, दुनिया के सभी समाजों में कुछ न कुछ ऐसी बातें हैं जिसको किसी भी तरह तार्किक सिद्ध नहीं किया जा सकता है, उचित नहीं ठहराया जा सकता है। जैसे हमारे समाज में क्या, सती प्रथा और अस्पृश्यता, इसको कहीं भी उचित नहीं ठहराया जा सकता है। अनटचेबिलिटी, गांधी जी भी कहा करते थे ये भारतीय समाज का कोड है। कोड समझते हैं ना? आपको लगता होगा कि गांधी जी ने कोड क्यों कहा? कोड क्यों कहा? कोड क्या क्या करता है? लेप्रोसी धीरे धीरे पूरे शरीर को क्या कर देता है? बर्बाद कर देता है। इसलिए उन्होंने तुलना किया किससे? कोड से। वास्तव में कोड है ही, आज भी कोड बना हुआ है। ये कब खत्म होगा पता नहीं, मतलब उतना नहीं है लेकिन आज भी है। ठीक, इस पर हम लोग बात करेंगे, वर्ण व्यवस्था पर। तीसरा, वर्ण और जाति, खासकर अभी जो है जाति व्यवस्था राजनीति का एक महत्वपूर्ण तत्व बन गया है ना? जाति व्यवस्था के खिलाफ जयप्रकाश नारायण जो बिहार से थे, जानते ही सभी लोग, हाँ, उन्होंने जो मुहिम चलाई थी वो आज तक देखा नहीं गया, आज़ादी के बाद या आज़ादी के दौरान। हम कई बार कहते हैं जनेऊ तोड़ो जाति तोड़ो, किसने चलाया था? जयप्रकाश नारायण ने। उन्होंने खुद भी अपना जनेऊ तोड़ा, और एक बताया था मैंने कि 10,000 ये अगड़ी जाति के युवकों को इकट्ठा किया, सभा शुरू हुई। सभा का संचालन कर रहे थे कौन? प्रधानमंत्री, बाद में प्रधानमंत्री बनने वाले चंद्रशेखर। ठीक है, और जेपी ने नारा दिया जनेऊ तोड़ो जाति तोड़ो। अपना भी जनेऊ तोड़ा, चंद्रशेखर ने भी तोड़ा और सभी लोगों ने तोड़ा। उसी समय से ये परंपरा चली कि नाम के आगे टाइटल नहीं लगाना। चंद्रशेखर सिंह कभी सुने हैं? हाँ, जयप्रकाश श्रीवास्तव उसी समय से ये चला है। ठीक है, कहा जाता है आनंद मोहन जो हमारे आज के नेता हैं वो भी प्रभावित थे जेपी आंदोलन से, उन्होंने अपने नाम में आनंद मोहन लगाया। ठीक, और बहुत सारे ऐसे हैं ये जिन्होंने टाइटल हटाया। तो हाँ, उसके बाद क्या है? तीसरा, चलिए, हाँ बोलो आगे। तीसरा, अरे वही 41 बात बोले, तीसरा मतलब 46 भी बोलो ना, ये समझाना पड़ेगा। जाना तो 66वीं है ना, वो 46वीं है, तो उस समय ठीक से बोले नहीं थे, हम 66वीं बोल रहे थे। जन आंदोलन में गांधी जी की भूमिका, बिहार के जन आंदोलन में गांधी जी की भूमिका। तो राष्ट्रीय आंदोलन जब पढ़ाएंगे चंपारण से लेकर आजाद दस्ता तक, तब वहां पर गांधी जी को लाएंगे। यहाँ विचारधारा पर चल रहा है। ठीक है, क्या पूछ रहे थे? बोलो बोलो। जनेऊ तोड़ो जाति तोड़ो। हाँ हाँ हाँ, जनेऊ से जाति, जनेऊ, उन्होंने कहा कि जनेऊ जो है हमारे समाज को विभाजित करता है, हमारे समाज को विभाजित करता है। जो जनेऊ पहने वो द्विज हो गया, जो जनेऊ नहीं पहने वो शूद्र हो गया। जनेऊ से उन्होंने कहा, तो जनेऊ पहनने का अधिकार सभी को नहीं था ना? क्या? हाँ, जो पहले क्या था वो नहीं है, जो अभी प्रचलित है वो बताओ। पहले जो गुरुकुल में पढ़ने जाता था उसका संस्कार होता था, अब गुरुकुल में होता भी नहीं था, वो संस्कार होता था गृहस्थ घर में होता था, उपनयन संस्कार, गुरुकुल में नहीं होता था। चलो, ये सब ऐसा चीज है जिसको कभी लॉजिकल ठहराने का ये प्रयास नहीं करना चाहिए। ये सब
अब जो ये सब तर्क दिया जाता है ना, ये थोथा तर्क है, इसमें कोई दम नहीं है। ठोस बात यही है कि जनेऊ जो है समाज को विभाजित करता है। जयप्रकाश नारायण भी यही कहा करते थे, और इसीलिए उन्होंने कहा सबको जनेऊ पहना दे। जनेऊ तोड़ने से बढ़िया सबको जनेऊ पहना दे। अब तुम चलाओ ये आंदोलन, ये तुम चलाओ, जयप्रकाश नारायण को छोड़ दो, अब तो वो इतिहास के हो गए। वो तो कुछ सोच के ही चलाया होगा ना उन्होंने। चलिए आगे, ये मुद्दा नहीं है, चलिए आगे, आगे बोलो आगे। हाँ, रहस्यात्मकता में, हाँ, ये जनेऊ तोड़ो जाति तोड़ो जो बोले हम लोगों पर ये प्रहार है, ऐसी बात नहीं है। प्रहार तो पूरे भारतीय संस्कृति पर ही है। जब हम वर्ण व्यवस्था जाति व्यवस्था पर, पूरे समाज पर प्रहार है। इसको ये क्या कहते हैं, किसी एक पर मत लो, सब पर प्रहार। मौलिक विचार, दांव पेच की सहज प्रवृत्ति और लोक चेतना में अनोखी पैठ का मेल, ये ना। हाँ, कुछ समझ में नहीं आया। समझ में तो अंग्रेजों को भी नहीं आया, अंग्रेजों को समझ में नहीं आया। कहा जाता है कि अंग्रेजों ने यहाँ के रियासतों को, यहाँ के राजाओं को, यहाँ के जितने शासक वर्ग थे सबको ये क्या कहते हैं, बेवकूफ़ बनाया। सब लोग जब तक समझते तब तक अंग्रेजों ने क्या किया, भारत पर अधिकार कर लिया। और अंग्रेजों को छकाया गांधी जी ने, और गांधी जी को छकाया जिन्ना ने। नहीं समझे? अब इंग्लैंड में लोग पढ़ते हैं तो उनको आश्चर्य लगता है कि काली सत्याग्रह के द्वारा किसी साम्राज्यवादी ताकत से मुक्त हुआ जा सकता है क्या? ये दुनिया के इतिहास में ऐसा कोई राष्ट्रीय आंदोलन नहीं है जिसमें हिंसा और रक्तपात ना हुआ हो। समझ में आई बात? है, हिंसा और रक्तपात ऐसा कोई है राष्ट्रीय आंदोलन दुनिया के इतिहास में? लाखों करोड़ों लोग मारे गए हैं, मारे गए हैं ना। लेकिन भारत में क्या, दे दी हमें आज़ादी बिना खड्ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया। बिना तलवार के बिना ढाल के आज़ादी दे दी। रहस्य नहीं हुआ है? जिस चीज़ को हम समझ नहीं पाते वही क्या है, रहस्य है। ठीक है, अब जेपी के विचार भी रहस्य है, तो पूरी तरह समझना सबके बस की बात नहीं है। तो गांधी जी की रहस्यात्मकता में मौलिक विचार, उनका मौलिक विचार क्या था, मतलब कौन सा उन्होंने विचार दिया, ठीक है, कौन सा उन्होंने विचार दिया जिसके आधार पर भारत को आज़ादी मिली, ऐसी महाशक्ति से आज़ादी मिली जो उस समय दुनिया का नंबर 1 पावर था ना। फर्स्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले नंबर 1 पे था ना ब्रिटेन। दूसरे नंबर पर कौन था, फ्रांस। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बना है पहला यूएसए, दूसरा रूस। समझ में आ रही बात? तो ऐसी साम्राज्यवादी शक्ति से भारत को गांधी जी ने आज़ादी दिलाई। ठीक है, तो ये रहस्य नहीं है। वो भी कैसे? गांधी जी न कभी लाठी घुमाए, न रिवॉल्वर रखे, एक तो धोती पहने रहते थे घुटना तक, एगो लाठी, वो टेकने के लिए, मारने के लिए नहीं। रहस्य नहीं है, है? जिस समय भारत को आज़ादी मिली थी उस समय पूरा भारत दंगों की चपेट में था। हिंदू मुसलमान को मार रहे थे, मुसलमान हिंदुओं को मार रहे थे, और पुलिस खुद त्रस्त थी उन दंगों को रोकने के लिए। पुलिस में हिम्मत नहीं थी भीड़ के सामने जाए, दंगाइयों को रोके। सेना भी ये तत्पर नहीं थी। ऐसी अवस्था में गांधी जी अकेले जहां जाते थे वहां हजारों लाखों दंगाइयों की भीड़ को रोक देते थे, तलवार डालने पर विवश कर देते थे। क्या है, मारपीट करके। हाँ, कहा जाता है उस समय गांधी जी के पास 3 चीज थे, एक चश्मा, एक लाठी, धोती और दांत उनका टूट गया था, नकली दांत बनवाए हुए थे, वही बस इतना। न बैग बैलेंस था, न कुछ था, यही लेकर चल रहे थे। जिधर भी जाते थे दंगाइयों की भीड़ शांत हो जाती थी, लोग तलवार भाला डाल देते थे। ठीक है, गांधी जी के बारे में माउंटबेटन ने इसलिए कहा था कि गांधी जी अपने जीवन के सबसे बेहतरीन पलों में है।
गांधी जी इज इन हिज ये मतलब गांधी जी सबसे फाइनेस्ट आवर ऑफ हिज लाइफ, सबसे बेहतरीन क्षणों में है, क्योंकि वही ऐसा क्षण है जब गांधी जी ने अहिंसा की ताकत को दिखाया। जब पुलिस और सेना की जो हिंसा थी वो लोगों को रोक नहीं रही थी, और गांधी जी किसके बल पर? अहिंसा के बल पर। जिस शहर में जाते थे उस शहर में दंगा रुक जाता था, कोई पुलिस कोई कुछ नहीं। ठीक है, एक बार कहा जाता है कि वो मुसलमानों की भीड़ को लगा कि गांधी जी को मार देना चाहिए। ठीक है, ये सब का दिमाग घुमा देता है। तो भीड़ उनको आया, गांधी जी जा रहे थे, उनके सामने ही भीड़ पर सामने खड़ी हो गई कि मार ही देंगे तुमको। तो गांधी जी फातिहा पढ़ने लगे घुटना टेक के। ठीक है, और वो भीड़ जो है वो धीरे 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 भीड़ जो है शांत हो गई और सबने हथियार डाल दिया। गांधी जी जहाँ जाते थे वहाँ कहते थे हिंदुओं को कि अगर तुमने मुसलमानों को मारा है तो तुम्हारे मारने से जो बच्चा अनाथ हुआ है, जो स्त्रियां अनाथ हुई हैं, असहाय हुई हैं, उनका पालन करो उनके ही धर्मों के मुताबिक। नहीं समझे? उसको मुसलमान, उसको हिंदू नहीं बनाना है। क्या करना है? जैसे है वैसे ही उसका पालन करो। अब मुसलमानों को भी कहते थे कि जिन हिंदुओं को मारा है उन हिंदुओं को हिंदू रखते हुए पालन करा, ये उसका लालन पालन करना है। यही तुम्हारा प्रायश्चित है। जब जहाँ जाते थे वहाँ दंगाइयों की भीड़ शांत हो जाती थी। तो दंगाई, देखिए हर एक व्यक्ति में जो होता है ना, वो अंदर में वो ये ईश्वरत्व होता है, नैतिकता होती है, चेतना होती है, जो ये सोचता है कि हम गलत कर रहे हैं। थोड़ी देर के लिए वो क्या उसको लोग दबा देता है। जब आप गुस्सा होते हैं या आवेश में आ जाते हैं या दंगा फसाद में उतराते हैं, क्रोध में हो जाते हैं, तो थोड़ी देर के लिए जो नैतिक ईश्वरीय शक्ति है आपके अंदर वो दब जाती है, लेकिन बाद में लगता है कि हम तो गलत किए, हम तो गांधी जी का मानना है कि जब ही जैसे ही लगे कि आप गलत कर रहे हैं, वैसे ही वहां से क्या करना चाहिए? यू टर्न। ठीक है, उस शक्ति की बात मानिए। तो गांधी जी के पास बहुत सारे दंगाई आते थे, बापू हमने फलाने को मारा, हमने फलाने को ये किया, लड़कियों के साथ, बच्चों के साथ, वगैरह वगैरह। सबको तो लगता है। ठीक है, मुस्लिम है तो उसके अंदर इंसानियत नहीं है क्या? हिंदू है तो उसके अंदर भी है, मुस्लिम है उसके अंदर भी इंसानियत। तो गांधी जी सबको यही कहते थे कि जिन हिंदुओं ने मुसलमानों को मारा है वे हिंदू मुसलमान बच्चों को, मुसलमान असहाय लोगों को मुसलमान के अनुसार ही लालन पालन करे, उसका बीड़ा उठाए। और उल्टा जिन मुसलमानों ने हिंदुओं को मारा है। बरसों पहले इतिहास में एक कहानी है। औरंगजेब जब दुर्गादास राठौर के बारे में सुने हैं? नहीं, जोधपुर से औरंगजेब का संघर्ष हुआ था, याद है? नहीं, हम लोग इतिहास भी सुन लिया है आप लोगों का। हाँ ठीक है। तो दुर्गादास राठौर एक बहुत बड़ा वीर सेना नायक हुआ। औरंगजेब ने आक्रमण किया था, तो आक्रमण के क्रम में औरंगजेब की 2 पोतियां छूट गई, दुर्गादास राठौर के कब्जे में आ गई। ठीक है, अब औरंगजेब को पता चला, औरंगजेब ने प्रयास किया, तो दुर्गादास राठौर ने कोई जवाब नहीं दिया लौटाने का, लेकिन उन्होंने कहा कि इसको रखेंगे, इनको, इनकी दोनों पोतियों को रखेंगे, औरंगजेब की दोनों पोतियों को, इसलिए ताकि औरंगजेब हमारे पर आक्रमण न करे। लेकिन दुर्गादास राठौर ने उन दोनों पोतियों को, औरंगजेब की दोनों पोतियों को पढ़ाने के लिए स्पेशल मौलवी उलेमा लगाया, और सारा उसका जो है लालन पालन सब कुछ इस्लाम के तरीके अनुसार सब कुछ किया। समझ में आई बात? बाद में औरंगजेब को पता चला तो औरंगजेब खुश हो गया, उसे लगा कि अब जोधपुर पर अटैक करना उचित नहीं है। बाद में धीरे धीरे मामला शांत हो गया। तो ये भारतीय संस्कृति की जो बेहतरीन मूल्य है जिसको गांधी जी जी रहे थे, वो सबके समझ की बात थोड़ी है। नोआखोली से लेकर बिहार भी आए थे उस समय गांधी जी। उस समय 46-47 का जो दंगा था बिहार में भी, कहा जाता है बिहार तो दंगा फसाद में सबको पीछे छोड़ दिया था। हाँ, यहाँ भी भारी दंगा हुआ था हिंदू मुसलमान का, लेकिन गांधी जी जब आए तो यहाँ भी दंगा शांत हुआ। तो दंगा कैसे शांत हुआ? भारत सरकार या बिहार सरकार की पुलिस ने किया? सेना ने किया? 1 मैन बाउंड्री किसने? गांधी जी ने किया। अब हम आप पढ़िएगा, हम तो आश्चर्य लगेगा ना, अब विदेशी पढ़ेंगे तो और आश्चर्य लगेगा। इतना दंगा फसाद हो रहा है, फिल्मों में देखते हो कि दंगा फसाद होता है,
तो आपको लगेगा गांधी जी कैसे शांत कर देते थे। उनके साहस कहाँ से आता था कि भीड़ में चले जाते थे। वो पढ़ाएंगे गांधी जी कहाँ से साहस लाते थे, सत्याग्रह पढ़ाएंगे, अभी तो पढ़ाना ही है ना, ठीक है। और आप लोग भी सीखिए थोड़ा, ठीक है। तलवार का जवाब तलवार से ही नहीं दिया जा सकता है। उनका बात आसानी से इसलिए मानते थे, उनमें भी आत्मशक्ति थी, नैतिक शक्ति थी। जिसके घर शीशे के हो दूसरे पर पत्थर नहीं फेंका करते। जब आपका चरित्र बढ़िया रहेगा ना, तब आप उपदेश दीजिएगा तो उसका असर पड़ता है। आपके चरित्र में स्वयं खोट हो, ठीक, आप शराब पीजिएगा, सामने वाले को शराब मत पियो। हाँ, एक्सपीरियंस है, नैतिक शक्ति। देखिए, आप में अगर नैतिक शक्ति, आत्मिक शक्ति है ना, तो एक आभा क्रिएट होती है जो सामने वाले को प्रभावित करती है। और आप भ्रष्ट हैं और दूसरे को ईमानदारी का पाठ पढ़ाइएगा, बाबू जागोगे, रिश्वत मत लेना, ठीक है, समाज कल्याण का कार्य करना, तो असर पड़ेगा। गिद्ध समझाए गाय को अहिंसा परमो धर्म, नहीं समझे थे। शेर हिरण के छाती पर सवार होके बोले कि देखो हिलो डुलो नहीं, शांति रखो, तुम भी जियो और हमको भी। रामधारी सिंह, तो असर पड़ेगा। अब समझ गए आपकी बातों का असर कब पड़ता है, जब खुद आप हो गए। जितना ही आप नैतिक बनिएगा, आपकी बातों का असर उतना ही ज्यादा होगा, ठीक है। ये परिवेश से नहीं मिलेगा, ये व्यक्ति को अपना व्यक्तित्व खुद संवारना पड़ता है, बनाना पड़ता है। छोटी छोटी बातों में उलझे रहिएगा तो ये बातें नहीं है, ठीक। ये सब कुछ समझिएगा, गांधी जी की विचारधारा बहुत गांधी जी के बारे में बताए थे ना एक बार, कि गांधी जी के आश्रम में एक महिला आई। हाँ, महिला आई, उन्होंने कहा कि बापू मेरा बेटा जो है गुड़ बहुत खाता है, इसको उपदेश दीजिए गुड़ कम खाए। तो बापू बोले कि कुछ दिनों के बाद आना। तो कुछ दिन के बाद महिला आई, फिर कहते बताइए, समझाइए, आपकी बात मानता है। तो फिर आना, 2 बार गांधी जी दोहरा दिए। तीसरी बार जब महिला आई तो उस बच्चे को बढ़िया से समझाए गांधी जी। तो महिला झल्ला उठी कि बापू ये तो पहली बार भी कह सकते थे, ये तीसरी बार आपने बताया, ऐसा इसका राज क्या है। तो बोला पहले मैं भी खाता था, और कहीं ना कहीं तुम्हारा बेटा भी हमको देखता होगा, इसके मन में होगा कि बापू तो खुद खाते हैं और हमको कहते हैं, ठीक है। जब आप अपने बच्चे से सिगरेट मंगाइएगा, पान मंगाइएगा, कड़ी मंगाइएगा, आप कहिएगा बच्चे को नहीं खाओ, तो जब लाएगा वो तो टेस्ट लेगा ही। समझ में आ रही बात। तो जो बात आप कह रहे हैं उस बात को अपने पर लागू कीजिएगा तो सामने वाले पर असर करेगा। दिनकर की जो एक पंक्ति है जो बताए हिरण और शेर का, दिनकर की पंक्ति है, हिलो डुलो मत, शेर कहता है हिरण से, हिलो डुलो मत, अपना रक्त हमें पीने दो। समझ गए। जैसे आप शेर हिरण को पकड़ता है, उसका सबसे पहले क्या करता है, वो गला में मारता है, डोरी काटता है, सांस की डोरी आगे रहे नहीं। हिलो डुलो मत, अपना रक्त हमें पीने दो, अटल रहे साम्राज्य राज्य का, जियो और जीने दो। तो इस तरह से शेर का उपदेश कभी हिरण मानेगा, नहीं मानेगा। तो चरित्र आपका जैसा होगा उतना ही असर सामने वाले पर पड़ेगा, ठीक है। चलिए, तो अब समझ गए रहस्यात्मकता है, मौलिक विचार है। मौलिक विचार नहीं हुआ, दंगाइयों को भी निहत्था रहकर शांत किया जा सकता है सत्याग्रह के द्वारा। मौलिक विचार नहीं हुआ, इससे पहले किसी को विश्वास ही नहीं होता होगा। धरना, ठीक है, उपवास पर, फास्टिंग पर चले जाते थे। अब गए कलकत्ता में जाके फास्टिंग पर बैठ गए, और जब तक सब दंगाई नहीं डालेगा हथियार तब तक हम फास्टिंग तोड़ेंगे ही नहीं। अब खबर फैल गया पूरे कलकत्ता में कि मरने के लिए बैठ गए हैं। अब मुसलमानों का नेता जो उसको भी लगा मरेगा तो हमले पर पड़ेगा, ऊपर अल्लाह को जवाब देना है ना। अरे हम क्या बोले, हर एक व्यक्ति के अंदर नैतिकता होती है, जगाना पड़ता है। सत्याग्रह का मतलब यही हुआ, सत्य के प्रति आग्रह। सत्य मतलब नैतिकता, अंदर का की नैतिकता को जगाना। और हिंदुओं को लगता था कि मर जाएगा गांधी जी, तो संत है, साधु है, ऊपर क्या जवाब देंगे। तो लोग आते थे, नहीं तो हम करें क्या, कैसे आप उपवास तोड़िएगा।
अपना अपना जो अपने अपने जो अनुयायी हैं उनको कहिए हथियार डालने के लिए। आप लोग गांधी फिल्म देखिएगा तो उसमें लिखा है सब डेली डेली आके जत्था का जत्था सब हथियार डाल रहा है। अब ये आश्चर्य की बात नहीं है, रहस्य नहीं है ये। जो पुलिस और सेना नहीं कर सकी वो गांधी जी कर नियत था। समझ में आई बात? रहस्य है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लोक चेतना में अनोखी पहल थी गांधी जी को पता था कि आम आदमी कब तक हमारे साथ रहेगा और कब छोड़ देगा। आम आदमी आप आंदोलन करते हैं कोई तो हमेशा नहीं रहेगा साथ, हमेशा डेली का डेली गांधी मैदान में आके इनकलाब जिंदाबाद नहीं करेगा, क्योंकि उसको घर भी चलाना है, माँ बाप को संभालना है, ससुराल को संभालना है, ठीक है, बेटा बेटी को संभालना है, सबको संभालना है, अगर आजीविका भी चलाना है। तो गांधी जी समझते थे कि कब तक लोग साथ रहेंगे हमारे और कब छोड़ देंगे। इससे पहले कि लोग साथ छोड़े, हमारा आंदोलन कमजोर है, उससे पहले क्या करना है, वापस ले लेना है। और वापस लाने के कोई बहाना तो मिलता ही है ना। इतना बड़ा भारत है, कहीं हिंसा हो गया, हाँ कहीं हिंसा हो गया, गांधी जी कह दिया अभी लोगों ने हमारे उपदेशों को ठीक से समझा नहीं है, आंदोलन में हिंसा व्याप्त हो रही है, इसलिए हम आंदोलन को वापस। तो लोक चेतना में करो ठीक अनोखी पैठ है, हाँ दाव पेच भी है, अनोखी पैठ लोक चेतना मास इंट्यूशन। तो और जैसे 1942 में कोई भी न जवाहरलाल नेहरू चाहते थे आंदोलन हो, न सरदार पटेल, कोई भी, न भीमराव अम्बेडकर, कोई भी, न आरएसएस, न वो क्या कहते हैं कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, न ही कोई भी पार्टी, कोई भी बड़ा नेता नहीं चाहता था कि आंदोलन हो 1942 में। तब गांधी जी ने क्या कहा था, मैं जन आंदोलन का डॉक्टर हूं, जनता की नब्ज समझता हूं, अगर लोगों ने साथ नहीं दिया तो मैं हिंदुस्तान की बालू से कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा, कांग्रेस से बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा। किससे? हिंदुस्तान के बालू से। इसका मतलब क्या, गांधी जी समझते थे, क्या कहा था उन्होंने, जनता की नब्ज समझता हूं, लोक चेतना। क्लियर हुआ? गांधी जी पर जितना मतलब क्वेश्चन बढ़िया पूछा जा सकता है, सब में हमको यही क्वेश्चन बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। गांधी जी का सारा दर्शन इस क्वेश्चन के आंसर में समाहित हो जाता है। चलिए आगे, ये कौन सा था? 63वीं क्या है? हाँ, गांधी जी के सामाजिक आर्थिक है कि सांस्कृतिक है? अरे सांस्कृतिक होगा। गांधी जी के सामाजिक सांस्कृतिक विचार। गांधी जी अर्थशास्त्री थे कि आर्थिक तो है? गांधी जी के सामाजिक सांस्कृतिक विचार। अब सामाजिक विचार में मान लीजिए किसी का भी हो, जैसे नेहरू जी के सामाजिक विचार, ठीक है, हालांकि नेहरू जी पॉलिटिशियन थे, गांधी जी भी पॉलिटिशियन थे, इनके सामाजिक विचार, राजनीति कोई करता है तो समाज को लेकर ही ना, समझ आई बात? तो सामाजिक विचार उनका जरूर होगा, किसी भी राजनेता का सामाजिक विचार होगा। सामाजिक विचार में आप क्या वर्ण व्यवस्था को मानता है या जाति व्यवस्था को मानता है, स्त्री के संबंध में उनके विचार क्या है, अस्पृश्यता के संबंध में उनके विचार क्या है, शिक्षा के संदर्भ में उनके विचार क्या है, ठीक है, मानवता के संदर्भ में उनके विचार क्या है, राष्ट्रीयता के संदर्भ में उनके विचार क्या है, सांप्रदायिकता के संबंध में उनके विचार क्या है। ये हो गया सामाजिक विचार। अब सबका लगभग एक सा होगा। जो महान व्यक्ति है भारत के, मान लीजिए किसी के बारे में आपको सामाजिक विचार पूछ लिया तो रविन्द्रनाथ टैगोर का पढ़िए या ये गांधी जी का सामाजिक विचार, आप लिख सकते हैं वे जाति व्यवस्था के विरोधी थे। कोई समर्थक थे? नहीं ना, नेहरू हो, अंबेडकर हो या गांधी जी हो या रविन्द्रनाथ टैगोर, सब में लिख सकते क्या वे जाति प्रथा के विरोधी थे, अस्पृश्यता का की निंदा करते थे, अस्पृश्यता को अनुचित मानते थे, लिख सकते हैं। सब में लिख सकते हो पुरुष स्त्री की समानता के समर्थक थे। अब स्त्री से संबंधित जितनी कुप्रथाएं हैं सबको याद रखिए, उसे लिख दीजिए, इन सभी कुप्रथाओं के विरोधी थे। कुप्रथा कौन कौन सा है ये कंसेप्ट पता है? गर्भ से लेकर कब्र तक। गर्भ में जब स्त्री भ्रूण होता है तो समाज चाहता है वहीं पर उसको समाप्त कर दे, ठीक है। भ्रूण हत्या, जब पैदा लिया तो बच्ची पैदा लिया, हिंदुस्तान में बहुत जगह ये था प्रचलन में, उसको नमक चटा के मार दिया जाता था, सुने होंगे आप लोग। भ्रूण हत्या, शिशु बलि, जब बड़ी हुई तो
लालन पालन में भेदभाव, बच्चों को बढ़िया पौष्टिक बेटा को मिलेगा। अच्छा मैं अब माँ ही बोलती है कि तुम तो पराए घर जाएगी, अब बेटा तो रहेगा तो हमारा बुढ़ापे का लाठी रहेगा। ये पहले कंसेप्ट था, बदल रहा है लेकिन अभी भी है कुछ है ना। तो वो हो गया। उसके बाद थोड़ी बड़ी हुई है, बेटी है, जल्दी से विवाह कर दो, क्या ऊंच नीच हो जाए, नहीं समझे। बाल विवाह, गर्भ से कब्र तक स्त्रियों के संबंध में हमारे समाज में कुप्रथा है। बाल विवाह, बहु विवाह, पर्दा प्रथा, दहेज प्रथा, संपत्ति में कोई उत्तराधिकार नहीं, केवल स्त्री धन समझ रहे हैं। शादी के समय में जो वर पक्ष और वधु पक्ष के द्वारा दिया जाता है दुल्हन को, वही ये हुआ स्त्री धन, केवल उसी पर ये हो गया। उसके बाद अगर विधवा हो गई तो उसको विवाह नहीं करना है, सबसे अलग सादा वेश में रहना है। विधवा विवाह विरोध है, चेंज हुआ है लेकिन जो हम थोड़ी कह रहे चेंज नहीं हुआ है, बाल विवाह में भी चेंज हुआ है, लेकिन सुदूरवर्ती इलाकों में अभी भी समाज में बहुत बदलाव नहीं आया है। समाज में बदलाव 100, 200, 300 साल में होता है, ठीक है, धीरे धीरे बदलाव तो हो ही रहा है। और फिर लास्ट में सती प्रथा, जीवन में भी और जीवन के बाद भी। हाँ, तो ये इतना, ये आप क्या लिखिएगा, वे भ्रूण हत्या, बाल विवाह, बहु विवाह, बहुपति विवाह, पर्दा प्रथा, दहेज प्रथा के विधवा विवाह के विरोधी थे, विधवा विवाह के समर्थक थे, सती प्रथा के कट्टर आलोचक थे। ये सब में लिख सकते कि नहीं, कोई काट देगा। चाहे नेहरू जी के सामाजिक विचार हो, चाहे गांधी जी के हो, चाहे रविन्द्रनाथ टैगोर के हो, सब में लिख सकते कंसेप्ट। ठीक है, सती प्रथा क्यों लाया गया अलग मुद्दा है, वो टॉपिक मेरा नहीं है, ठीक है, वो बताएंगे तो फिर विवाद खड़ा हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दाव पेच की सहज प्रवृत्ति, मतलब कोई ऐसा नहीं मन में नहीं रखते थे। सहज प्रवृत्ति का मतलब क्या, जो दाव पेच खेलना है खुल्लम खुल्ला, जो दाव पेच चलना है वो खुल्लम खुल्ला बोल दिया। आपसे हमको इस मामले में असंतोष मतभेद है, हम आपका ये इस मामले पर विरोध करते हैं, हाँ न, इसके लिए आपको ये काम नहीं करने दीजिए, भले आप हमको मार दीजिए। सहज प्रवृत्ति सीखा था किससे इन्होंने, कस्तूरबा से। कस्तूरबा विरोध करती थी, खाना पीना बना देती थी, कहती थी आप जो ये कर रहे हैं ये गलत है, हम आपकी बात नहीं मानेंगे। सहज प्रवृत्ति हुआ, आप मतलब वो ये जिसमें सहजता नहीं होती वो मन ही में रखेगा, नहीं समझे। आपको कब धोखा देना है, आपको कब हानि पहुंचाना है, आपके विरोध में जो करना है वो बोलेगा नहीं, वो क्या करेगा, अंदर न रहेगा, मन ही मन करता रहेगा। ये सहज प्रवृत्ति क्यों, एक सत्याग्रही एकदम क्लियर कट बताता है कि हमारा आपसे इन बातों पर असहमति है। समझ वाली बात, ये सहज प्रवृत्ति हुआ। जो सहजता जिसमें होती है ना वो बहुत ही सीधा होता है, उसमें टेढ़ापन या उसमें छिपाने या ये की बात नहीं होती है। क्लियर है। हाँ, सामाजिक सांस्कृतिक विचार, ठीक है। ये सांस्कृतिक विचार में धर्म के मामले में क्या विचार थे, हिंदू मुस्लिम सद्भाव सर्वधर्म संभाव के मामले में क्या विचार है, वो सब देना है। चलिए उसके बाद क्या है, 65वीं क्या है, जाति और धर्म पर गांधी जी के विचार, ये रिपीट है। 41वीं पूछा था नहीं, और 65वीं में पूछा है ना। ये कब था जी, ये 63वीं, ये 60, 62, 63वीं कौन था ये। और सबसे लास्ट में पूछा जो उनका सत्याग्रह थोड़ा सा तो बता ही, सत्याग्रह का मतलब क्या, सत्य के लिए आग्रह करना, सत्य के लिए आग्रह करना, यानी सत्य पर अड़े रहना, सत्य पर अडिग रहना। जो सत्य है उस पर, ऐसा नहीं गलत बात के लिए आप अड़े रहिए तो सत्याग्रह हो गया।
ठीक है, बहुत लोग गलत बात के लिए अड़ जाते हैं, कहते हैं हम सत्याग्रह कर रहे हैं। किसकी रणनीति थी? गांधी जी को आपके फॉलोअर है सत्याग्रह, वो नहीं है। ठीक है, सत्याग्रह के लिए क्या चाहिए? जो आपका उद्देश्य है वो भी नैतिक हो, तरीका भी नैतिक हो, ठीक है, और जो आप चाहते हैं वो भी नैतिक हो, जो चाहते हैं वो सामूहिक हो, प्रासंगिक हो, ठीक है, और जिसमें आपका स्वार्थ नहीं हो, जिसमें आपका स्वार्थ नहीं हो, ठीक है। जिस चीज में स्वार्थ होता है वो नैतिक हो ही नहीं सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सत्याग्रह शुरू में सत्याग्रह ही पढ़ाएंगे, सबसे इंटरेस्टिंग है और इसमें बहुत कुछ समाहित हो जाता है, इसलिए सबसे पहले सत्याग्रह ही पढ़ाएंगे। आगे गांधी जी के उदय के लिए उत्तरदायी कारकों का आलोचनात्मक विश्लेषण। तो ये भी एक तरह से जन आंदोलन, जब पढ़ाएंगे राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी की भूमिका, तो वहां पर ही आएगा। यहाँ भी पढ़ सकते हैं उत्तरदायी कारक क्या थे गांधी जी के उदय के लिए, ठीक है। गांधी जी के उदय के लिए उत्तरदायी कारक क्या थे, एक बताते हैं हम आपको। जैसे गांधी जी के उदय के लिए एक उत्तरदायी कारक थे राजनीतिक शून्य, जिसमें गांधी जी आए 1915 में। राजनीतिक शून्य, पॉलिटिकल वैकम था, लोग कंफ्यूज थे कि करे क्या। उदारवादियों ने और ये सहयोग और सुधार की रणनीति पर अपनाया था कि हम ब्रिटिश शासन से सहयोग करेंगे और ब्रिटिश शासन जो है देश का विकास करेंगे, ठीक है। 1885 से 1915 तक, 1905 तक, पहले तक उदारवादी का दौर रहा, ठीक है। उस सब 1885 से 1905 तक ये लोग रहे उदारवादी, लेकिन कुछ नहीं मिला। तो 1885 से 1905 तक कितना साल हो गया? 15, 5, 20 साल। 20 साल में जो युवक 1885 में भाषण सुना होगा कांग्रेसियों का, वो अब बड़ा हो गया होगा। अगर 15 साल में सुना होगा तो 35 साल में हो गया, तो वो कहेगा ना कि नेताजी कुछ होने मिला, हम तो 15 साल से आपका सुन रहे हैं, हमारा जवानी अब खत्म होने पर है। हो जाएगी बात। उदारवादी नहीं, तब वो युवक क्या होगा? उग्रवादी हो जाएगा। ये ऐसे नहीं मांगेगा। आप 15 साल तक रोटी मांगते रहे, मिला पत्थर। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे लड़ कर लेंगे। ये हो गए उग्रवादी। लाल बाल पाल 1905 तक, इनको भी सुना युवकों ने 10 साल तक, 15 तक स्वदेशी आंदोलन किया, होम रूल मूवमेंट किया, कुछ नहीं मिला। तब बहुत सारे लोग उदारवादी उग्रवादी को बहुत सारे युवक देख रहे थे जो बहुत उतावला थे। उनका मानना था कि ये सबसे कुछ होने वाला नहीं है। अंग्रेजी ताकत शक्ति के बल पर टिकी हुई है, इसको शक्ति के द्वारा ही समाप्त किया जा सकता है। हिंसा को हिंसा के द्वारा ही समाप्त किया जा सकता है। ऐसे जो विचारक थे युवा, वे हुए क्रांतिकारी आतंकवादी, क्रांतिकारी आंदोलनकारी। चापेकर बंधुओं से शुरू होता है ना, ठीक है, और रासबिहारी बोस आते हैं वगैरह, और बाद में राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्लाह खान वगैरह वगैरह आते हैं। तो 1914 में, आप लोगों को याद हो, 1912-14 में एक क्रांतिकारियों ने ये किया था, क्या कहते, दिल्ली षड्यंत्र कहा जाता है ना जिसको, ठीक है, तख्ता पलट का ये किया था प्रयास, लेकिन वे असफल रहे। तो उदारवादी भी असफल, क्रांतिकारी भी असफल और उग्रवादी भी असफल। अब सब कंफ्यूज थे भारत के युवक कि क्या करें, कैसे देश आजाद होगा, कौन सा सही रास्ता है, ठीक है। और जिस दिन गांधी जी असहयोग आंदोलन शुरू कर रहे थे, उससे ठीक पहले तिलक चले गए। और जब गांधी जी आए तो राजनीतिक शून्य था, और इसी समय गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में सफल सत्याग्रह करके प्रसिद्ध हो गए थे, ठीक है। अपने गांव में लोग प्रसिद्ध नहीं होता है, लेकिन बाहर में जब प्रसिद्ध हो गया, नाम हो गया, तो गांव वाला जब आएगा ना तो माला लेके आगे जाएगा जाता है ना। तो वही हुआ, गांधी जी जब सफल हुए दक्षिण अफ्रीका में, तो जो आए तो सब में उत्सुकता हुई। गांधी जी जगह जगह जाके भाषण देते थे, सब लोग ये करते थे। तो गांधी जी पहले पॉपुलर हो चुके थे, यहाँ आए तो सभी को लगा कि यहाँ की समस्याओं का भी समाधान कर सकते हैं। राजकुमार शुक्ल चंपारण से चल के आए, गांधी जी से मिलेंगे, चलिए बापू वहाँ, ठीक है। तो ये राजनीतिक शून्य जो था उसको भरने के लिए आए, कौन? गांधी जी, ठीक है। तिलक, लाल बाल पाल, गोखले, सब बड़े बड़े नेता विदा हो चुके थे। सब अपना जितना करना था
करके थक चुके थे। ठीक है, गांधी जी से पूछा गया कि उनके बारे में, उस समय के बड़े नेता थे फिरोज शाह मेहता, ये लोकमान्य तिलक और एक गोपाल कृष्ण गोखले, 3 बड़े नेता थे राष्ट्रीय फलक पर, 3 सबसे बड़े नेता। गांधी जी आए तो पत्रकारों ने पूछा, गांधी जी कितने बड़े पॉलिटिशियन थे वो समझिए आप। पत्रकारों ने पूछा कि आप इन तीनों में महान नेता किसको मानते हैं। अब किसी एक व्यक्ति को पूछिएगा कि महान कौन है, ये कहेगा अभी पॉलिटिशियन कभी कह सकता है? अगर वो कह दे कि फलाना व्यक्ति महान है, पॉलिटिशियन नहीं। ठीक है, वो भी कांग्रेस के ही है, अलग अलग पार्टी के रहता तो अपनी पार्टी का। जैसे बीजेपी वाले कहेंगे नरेंद्र मोदी सबसे महान है, कांग्रेस वाले कहेंगे राहुल गांधी सबसे महान है। लेकिन कांग्रेस के लोगों से ही पूछा जाए कि सबसे महान कौन है, बीजेपी के लोगों से ही पूछा जाए, खैर वो छोड़िए। तो गांधी जी ने क्या कहा कि फिरोज शाह मेहता हिमालय की तरह है, जिनकी ऊंचाई को थामना बहुत कठिन है। फिरोज शाह मेहता खुश, इतना बड़ा ऊंचा बताया। तिलक महासागर की तरह है, जिसका था पाना मुश्किल है। तिलक भी बड़ी खुश कि महासागर बताया। और गोपाल कृष्ण गोखले गंगा की तरह, जो सबको पास बुलाती है, सबको पवित्र करती है। गोखले भी खुश, गंगा बता दिया। अब ये तीनों व्यक्ति ही उस समय समझते होंगे कि एक नया राजनेता पैदा ले लिया। ये तीनों समझते होंगे ना, एक नया पॉलिटिशियन पैदा ले लिया। ये हमको हिमालय बता रहा है कि महासागर बता रहा है, या अपना स्थान बना रहा है, अपना लाइन खींच रहा है ये भारतीय राजनीति में। कौन? गांधी जी। समझ में आई बात? तो ये जन आंदोलन उदय के कारकों में यही था, उनका अपना दांवपेच, अपनी राजनीतिक समझ। और सबसे बड़ी बात क्या थी? सबसे बड़ी बात सहज प्रवृत्ति। यहाँ पर इसलिए कहा गया ना कि वो सीधा सीधा चलते थे। उनका एक स्टेटमेंट बराबर पहले टीवी पर देता था, मैं तो सीधी सीधी सच्ची बातें करने वाला आदमी हूँ। बिल्कुल सही बात, सीधी सीधी सच्ची बातें करने वाला आदमी। ठीक है, सीधी सीधी सच्ची बातें, यही जो है बहुत असरदार होता है। आप सीधा सीधा बोलते हैं, सच्ची बात बोलते हैं, ये सामने वाले पर बहुत असरदार होता है। चलो, तो सीधी सीधी बात तो कर रहे थे, सीधी सीधी सच्ची बात तो सही थी उस समय के हिसाब से। तिलक जो थे, फिरोज शाह मेहता जो थे, गोखले जो थे, सीधी सीधी बात भी कहनी थी। सबकी मान्यता को स्वीकार करना था, किसी एक को नहीं। ये हो गया। हाँ 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 हाँ, तो वही तो कर रहे हैं। देखिए, कोई भी व्यक्ति जो है शून्य में रहकर कार्य नहीं करता है, वह प्रभावित भी होता है अतीत से और प्रभावित भी करता है। ठीक है, अपने विचार भी रखता है और दूसरे के विचार को अगर रेलिवेंट हो तो अपनाता भी है। और कभी भी अपने ही विचारों को पकड़ कर बैठना नहीं चाहिए। तो गांधी जी जब आए तो उन्होंने देखा होगा कि कौन सा विचार रेलिवेंट है। उनको लगा सत्याग्रह रेलिवेंट है, हिंसा के द्वारा हम भारत को आज़ादी नहीं दिला सकते हैं। उसके बारे में बताएंगे क्यों उन्होंने अहिंसा को चुना। ठीक है, बहुत विवादित है। बहुत लोग कहते हैं गांधी जी ने पूरे हिंदुस्तान को जो है कायर बना दिया अहिंसा का पाठ पढ़ाकर। कहा अहिंसा परमो धर्म। ठीक है, बहुत लोग कहते हैं, गांधी जी के जो आलोचक है उनका कहना क्या है, अहिंसा परमो धर्म, एक लाइन बताया गांधी जी ने, उसके बाद भी लाइन है धर्म हिंसा तथैव च, मतलब धर्म के लिए हिंसा भी उचित है। ये बताया ही नहीं, केवल पॉपुलर बनाया किसको, अहिंसा परमो धर्म। ठीक है, हालांकि ये बात जो मैंने अभी कहा ये विवादित है। गांधी जी ये नहीं चाहते थे कि सब कायर बन जाए। गांधी जी ये नहीं चाहते थे कि अहिंसा का पाठ पढ़ के सब कायर हो जाए। अरे सामने में सैकड़ों बंदूक लेके पुलिस खड़ी है, सेना खड़ी है, वहां पर कायर व्यक्ति जाएगा निहत्था, कायर व्यक्ति जाएगा निहत्था, वो भी सामने ऐसी फौज है जिस पर कोई संसद और कोई न्यायपालिका नहीं है, जिसको जवाब और नहीं देना है, सीधे शूट करना है। जालियांवाला बाग में जो गया वो सब कायर था क्या? तो अहिंसा, गांधी जी कहा करते थे, लोगों में गलत भावना है कि अहिंसा कायर लोगों का शस्त्र है। अहिंसा का पालन वही कर सकता है जिसमें नैतिक शक्ति हो, आत्मशक्ति हो। ठीक है, गांधी जी कहते थे अगर रिवॉल्वर लेके भी आपको छुपना पड़ रहा है
तो बेकार है रिवॉल्वर लेना। समझ आई बात? तो हो गया 6। और भी पूछा, यही तो ना। तो आपने देखा अभी क्या ये बीपीएससी में जो सवाल आए हैं, स्वदेशी, वर्ण जाति पर गांधी जी के विचार, गांधी जी की रहस्यात्मकता, मौलिक विचार, लोक चेतना में अनोखी पहल वगैरह वगैरह एनालिसिस कर चुके हैं। सामाजिक सांस्कृतिक विचार, सत्याग्रह, उदय के लिए उत्तरदायी कारक, यानी गांधी जी के विचारों के किसी भी पहलू से सवाल पूछे जा सकते हैं। वो सवाल बड़े भी हो सकते हैं, मतलब 38 अंक के, और सवाल छोटे भी हो सकते हैं, 7 या 8 अंक के। बीपीएससी ने पूछने का जो ट्रेंड चला है, 7-8 अंक का पूछा जा रहा है ना। जैसे स्वदेशी पर पूछ देगा, वर्ण जाति पर गांधी जी के विचार 7-8 अंक में। तो दोनों ही तरह के प्रश्नों का उत्तर कैसे लिखें हम, इसी हिसाब से हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। और कौन कौन टॉपिक पढ़ना चाहिए कि गांधी जी पर कुछ भी पूछा जाए तो आप असहज फील नहीं करें, आराम से एग्जाम में लिख सके, उन सारे टॉपिक्स का हम यहाँ लिस्ट बना रहे हैं, ठीक है। चलिए यह लिख लीजिए कौन कौन टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग, उसके बाद हर एक टॉपिक को डील करेंगे। और पहले ही मैंने बता दिया, ये आपको यूपीएससी के एथिक्स में भी काम आएगा, जीएस में चौथा पेपर में, और निबंध में भी, ठीक है। निबंध में भी काम आएगा। डायरेक्ट गांधी जी पर निबंध में सवाल आ सकते हैं, टॉपिक आ सकते हैं। गांधी जी के विचारों की प्रासंगिकता या सत्याग्रह डायरेक्ट आ, या फिर बहुत सारा ऐसा टॉपिक होगा जिसमें गांधी जी के विचारों को फीड करना होगा, नहीं है? बहुत सारे गांधी जी का विचार फीड करना पड़ेगा ना, क्लियर है? तो चलिए, जैसे सबसे पहले हम लोग इसको मिटाएं, टॉपिक्स जो पढ़ेंगे वो सबसे पहले पढ़ेंगे ये सत्याग्रह। सत्याग्रह पीडीएफ दे देने से यही होता है, एनालिसिस करने के लिए समय मिल जाता है बहुत। सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह, सत्य के लिए आग्रह। गांधी जी का मानना यह था कि प्रत्येक व्यक्ति के अंदर परम सत्य ईश्वर का अंश विद्यमान होता है, उस सत्य को जगाने के लिए आग्रह करना क्या हो गया? सत्याग्रह। इसका पूरा विश्लेषण जब टॉपिक पढ़ाएंगे तब आएंगे। स्वदेशी, सॉरी, सत्याग्रह के बाद अहिंसा। तो सत्याग्रह का आधार है अहिंसा, ठीक है। सत्याग्रह का आधार है अहिंसा, क्योंकि आप, यह कहने का मतलब यह है कि आप अपने सत्य पर अडिग हैं और दूसरे को भी सत्य के लिए, और दूसरे को भी सत्य को मानने के लिए कह रहे हैं, ठीक है। तो आप जिस सत्य को मानने के लिए कह रहे हैं दूसरे को, उसको मार पीट कर कर कहिएगा तो वो समझेगा ना, तब तो दुश्मनी भाव लेगा वो, विरोधी विचार। कैसे होगा? अहिंसा के द्वारा। कैसे होगा? अहिंसा के द्वारा, ठीक है। उसके बाद सत्याग्रह किसके लिए भाई? स्वराज के लिए, स्वदेशी। और उसके बाद ये सामाजिक सांस्कृतिक विचार देख लेंगे गांधी जी का, सॉरी इससे पहले ट्रस्टीशिप देख लेंगे। ट्रस्टीशिप, शिक्षा पर गांधी जी के विचार, फिर सामाजिक सांस्कृतिक विचार, इससे बहुत कुछ आ जाएगा। छोटा छोटा क्वेश्चन पूछने की पूरी संभावना है 7 अंक 8 अंक में, इसलिए हम हर एक टॉपिक, छोटा छोटा टॉपिक को भी ले रहे हैं। बड़ा टॉपिक भी इसमें है, जैसे सत्याग्रह है, स्वदेशी है, छोटा छोटा टॉपिक भी है जैसे अहिंसा है, शिक्षा है। खादी, गांधी जी के आर्थिक विचार भी देख लेंगे, थोड़ा बहुत तो है ही, थोड़ा बहुत नहीं बहुत कुछ है गांधी जी के आर्थिक विचार। राज्य के संबंध में गांधी जी के क्या विचार है? राज्य, स्टेट। धर्म के संबंध में गांधी जी के क्या विचार हैं? धर्म और राजनीति पर गांधी जी के क्या विचार हैं? 7 सामाजिक पाप, जानते हैं कि नहीं? 7 सामाजिक पाप नहीं जानते? सिद्धांत के बिना राजनीति, परिश्रम के बिना धन, विवेक के बिना सुख। सुख जब मिलता विवेक नहीं हो तो चरित्र के बिना ज्ञान, नैतिकता के बिना व्यापार, मानवता के बिना विज्ञान, और त्याग के बिना पूजा। त्याग के बिना पूजा समझे? नहीं समझे? त्याग के बिना पूजा
इसको सामाजिक पाप माना गया है। अब फिट कर लीजिए सब पर, ये गांधी जी का मानदंड है। हाँ, धर्म और राजनीति पर गांधी जी के क्या विचार है, अस्पृश्यता पर गांधी जी के क्या विचार है, बहुत चीज इसमें आ जाएगा सामाजिक सांस्कृतिक में। ये छोटा छोटा तोड़ तोड़ के हम बता रहे हैं। और महिलाओं, गोवध निषेध, गांधी जी गोवध निषेध हाँ पर जोर देते थे। महिलाओं की स्थिति, सर्वोदय, सर्वोदय की अवधारणा को गांधी जी के बाद किसने आगे बढ़ाया, विनोबा भावे, विनोबा भावे ने आगे बढ़ाया। वो कहा करते थे हिंदुस्तान के जमींदारों से कि आप अपना छठा बेटा हमको मानिए और उतना पैसा, उतना जमीन जायदाद हमको दे देंगे, और लेके भूमिहीनों में जमीन का वितरण करते थे। ठीक है। पूंजी श्रम संबंध, गांधी जी और स्वच्छता। और उस सोनू जो सवाल पूछा, कहा था कि सबको जनेऊ पहना देने से सामाजिक समस्या का समाधान हो जाएगा, यही ना कहा। हाँ, ये भी बढ़िया सुझाव है। ठीक है, इस पर भी हम लोग विचार करेंगे जब वर्ण और जाति पर आएंगे ना, तब सबको पहना दिया जाए जनेऊ या सबका जनेऊ तोड़ दिया जाए, हटा दिया जाए। ठीक है, अब उस पर जब आएंगे ना वर्ण जाति पर, तब बात करेंगे। अभी चलो, नहीं है। सबसे पहले तो जो स्त्री जाति को, स्त्री को है क्या जनेऊ पहनने का, नहीं है, नहीं है। सबसे पहला भेदभाव तो जनेऊ के साथ वही है। अगली जाति की स्त्रियां भी जनेऊ नहीं पहन सकती है, सबसे पहला भेदभाव तो वहीं पर है। अब उसको क्या किया जाएगा, सब सुनो, चलो आगे। गांधी जी राष्ट्रीय आदर्श, गांधी जी राष्ट्र, जैसे गांधी जी के बारे में कहा जाता है कि रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल प्राइज मिला, गांधी जी को भी मिलना चाहिए था। 3 बार नोबेल कमेटी के सामने आया, अभी फिर भी नहीं मिला। इसके पीछे ये कहा जाता है कि गांधी जी राष्ट्रवादी थे लेकिन अंतर्राष्ट्रीयतावादी नहीं थे। विश्व मानवता के प्रति उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया जो पूरी मानवता उससे लाभान्वित हो। इसी संदर्भ में एक टॉपिक आ सकता है, गांधी जी राष्ट्रवादी तथा अंतर्राष्ट्रवादी। क्या उन्होंने भारत के लिए ही कार्य किया या फिर उन्होंने ऐसा किया जिससे पूरे विश्व को लाभ मिला। ठीक है, एक आप ये तो दे सकते हैं कि यूएनओ ने 2 अक्टूबर को विश्व अहिंसा दिवस माना, यानी यूएनओ ने खुद स्वीकार किया कि गांधी जी की जो भूमिका है वो राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य से ऊपर उठकर ग्लोबल है। क्या है, ग्लोबल है। हाँ, तो राष्ट्रवादी तथा अंतर्राष्ट्रवादी। गांधी जी की चाल वही रहस्यात्मकता, दांवपेच क्या था, नहीं समझे, चाल, रहस्यात्मकता, हथियार भी नहीं चलाना है और मात भी दे देना है, हथियार भी नहीं चलाना है और मात भी दे देना है, ये था रहस्य। अब सामने वाला समझते रहे। गांधी जी से पूछा गया कि सीखा कहाँ से, किसे सीखा, इन्होंने घर ही में कस्तूरबा से सीखा। ठीक है, तो ये गांधी जी की चाल, कस्तूरबा से उन्होंने बहुत कुछ सीखा था। ठीक है, आप अपने घर के लोगों से ही बहुत कुछ सीख सकते हैं और कुछ अनर्गल हो तो उसमें सुधार कर सकते हैं। सामने वाले ने अपने क्षेत्र में सुधार कीजिए। तो राष्ट्रवादी तथा अंतर्राष्ट्रवादी, गांधी जी की चाल में बहुत सारी चीजें हैं। अब मान कहा जाता है कि घुटना तक धोती पहनते थे। ठीक है, अर्धनग्न बदन, वो भी उनकी चाल थी। क्या क्या चाल थी भाई? आप एक पॉलिटिशियन को सबसे बड़ी लालसा होती है जन समर्थन की, पब्लिक सपोर्ट। पब्लिक सपोर्ट किसी भी पॉलिटिशियन के लिए ऑक्सीजन की तरह होता है। जितना ज्यादा वो पब्लिक सपोर्ट मिलेगा वो उतना ज्यादा ऑक्सीजन मिलता रहेगा, वो लंबे समय तक। तो जवाहरलाल नेहरू कहीं जाते थे तो वो ये यहाँ गुलाब फूल और शानदार जिंदा वो सिगार लिए हुए और सूट में, तो जब जाते होंगे झुग्गी झोपड़ी में या उस समय के हिंदुस्तान के गरीब लोगों के बीच, उन लोगों को लगता होगा कि दूसरे ग्रह से आया हुआ है, नहीं लगता होगा। और आज के समय में अगर कहे तो जब गांव घर में देखिएगा ज्यादा ही फैशन वाला लड़का या लड़की घूमता है तो कुत्ता भौंकने लगता है। उसको भी लगता है कि अजीब अजूबा आदमी आ गया है,
कोई अजूबा आदमी आ गया है, हैं? हम नेहरू जी अब फिर से आएंगे तो पूछेंगे। वो सौंदर्य का प्रतीक था। अभी एलिट क्लास टेंडेंसी थी। ठीक है। एक कहा भी, एक संसद में उनसे कहा गया कि आप यह गुलाब क्यों रखते हैं, तो मुझे अच्छा लगता है। तो सामने वाले ने कहा कि मुझे तो आप भी अच्छे लगते हैं, आपका सर काट के रख लूं क्या यार। समझ में आई? बेतुका नहीं, गुलाब है तो जहां है वही खूबसूरत है ना, वही रहने दीजिए। आप अपने सौंदर्य को लो, एक पेड़ के जीवन को क्यों तोड़ रहे हैं? हाँ चलो, अब ये सब हर एक चीज का पहलू तो होता ही है, पॉजिटिव नेगेटिव, विरोध समर्थन सब कुछ होता ही है। तुमको जो अच्छा लगे वो स्वीकार करिए। हाँ चलिए आगे बढ़ते। गांधी जी की, आपको जो अच्छा लगता है उसको आप काट नहीं ना दीजिएगा, उसको उसके जड़ से उखाड़ दीजिएगा। आप अगर उस चीज को चाहते हैं, उस कि जो अच्छा लगता है उसको अच्छा चाहते हैं, उसके प्रति अच्छा सोचते हैं, तो जैसे है वैसे रहने दीजिए। समझ में आ रही बात? हाँ, पिताजी को अगर बेटा को बहुत ज्यादा मानते हैं जो पिताजी, तो बेटा जैसा है वैसा ही एक्सेप्ट करे, और नहीं तो संबंध बिगड़ेगा। समझ में आई बात? हाँ, परिस्थिति और विवेक पर भी निर्भर करता है, ये बात सही कही गई। हाँ, परिस्थिति और विवेक पर भी निर्भर करता है। तो यहाँ परिस्थिति और विवेक की बात नहीं करी, यहाँ नेहरू जी की बात हो रही है, नेहरू जी के गुलाब की बात हो रही है। चलो, यहाँ नेहरू जी, सामान्य आदमी की बात नहीं कर रहे हैं, नेहरू और गुलाब की बात कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। गांधी जी की चाल में बहुत चीज आएगा, पता नहीं मैंने कि उनका जो था वो ये घुटने तक धोती, ये भी इस कारण से वो लकी इधर सुनिए, इस कारण से अब क्या हुआ, गांधी जी को क्या ये विंस्टन चर्चिल ने कहा हाफ नेकेड फकीर, अर्धनग्न फकीर, वो भी कंफ्यूज हो गया। उसको पता ही नहीं था जो बर्मिंघम पैलेस की सीढ़ियों पर चढ़ रहा है वो क्या कर सकता है, भारत से साम्राज्यवाद को समाप्त कर देगा। ठीक है, चर्चिल समझ ही नहीं पाया अंतिम समय तक। और बहुत लोग जब जाते थे, गांधी जी का ये क्या था, जाते थे जहाँ तो गांव में ठहरते थे, गांव में भी का सबसे पिछड़ी जाति निम्न जाति के यहाँ ठहरते थे, वही खाना बना के खाते थे, सबको खिलाते थे, कहते थे जाति पात कुछ नहीं होता है, अस्पृश्यता कुछ नहीं होता था। जो अग्री जाति के लोग थे उनके अनुयायी उनको कहते थे सबके साथ मिलकर बैठकर खाओ। अब इससे क्या हुआ, दो पहलू हुआ, सामाजिक एकता मजबूत हुआ और अग्री जाति का सपोर्ट भी बढ़ा। और अब अम्बेडकर हल्ला करते रहे, उससे क्या प्रभाव पड़ेगा? समझ में आ रही बात? तो ये क्या था, गांधी जी की चाल। ठीक, और कहीं पर बैठे ये भंगी समुदाय की बस्ती में और बैठ के रामचरितमानस पढ़ने लगे। रघुपति प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु ना वही माथा। सुबह सुबह उठ के ही क्या करना चाहिए, माता पिता और गुरु के पैर चरणों का स्पर्श करना चाहिए। और सामने बैठ के बड़े बुजुर्ग महिलाएं सब सुन रही है। आज भी देखिएगा हिंदुस्तान में बाबा लोग कैसे प्रसिद्ध होते हैं, कैसे प्रसिद्ध होते हैं, महिलाओं की भीड़ देखिएगा। तो गांधी जी जाके वही वहां पर बाबा बन के बैठ जाते थे, रामचरितमानस पढ़ते थे। तो धीरे धीरे कोई उनको संत कहा, कोई सुधारक कहा, कोई फकीर कहा। और पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत के पठानों ने क्या कहा, मलंग बाबा। क्या कहा, मलंग बाबा। तो क्यों, वही ड्रेस देखकर, मलंग सबका ड्रेस वही था, उन लोगों को लगा कि मलंग बाबा है। तो समझदार ये नहीं था, मतलब उतना समझ नहीं थी। तो खान उद गफ्फार खान जब गिरफ्तार हुए पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में, तो वहाँ के पठानों ने नारा लगाया कि खान को रिहा करो और मलंग बाबा को रिहा करो। गांधी जी कौन है वो नहीं जानते थे। खान ने समझाया होगा कि वो जो है मलंग बाबा है, मतलब मलंग बाबा है, वो आए हैं कुछ अच्छा करने के लिए, तुम लोग का जीवन का कल्याण हो जाएगा। तो सबके दिमाग में आ गया मलंग बाबा, पढ़ा लिखा नहीं था ना, उनको कुछ समझाना था ना, मलंग बाबा को रिहा करो। तो वो जो उनका ये था वस्त्र, वो भी पॉलिटिक्स का एक मुद्दा। तो उनकी हाँ, और क्या, जब ये भारत छोड़ो आंदोलन के बाद गांधी जी आमरण अनशन पर बैठे, आगा खा पहले से जानते हैं सभी लोग। उसके बाद चर्चिल बहुत ये रहता था, क्रुद्ध रहता था, मिस्टर चर्चिल।
ठीक है, वो सीधा कहता था कि मैं इसलिए प्रधानमंत्री नहीं बना हूं कि ब्रिटिश साम्राज्यवाद का सूर्यास्त कर दो, किसी भी कीमत पर मैं भारत को मुक्त नहीं करूंगा। और सबसे ज्यादा चिढ़ किससे? गांधी जी से। ठीक है, और गांधी जी से चिढ़ इसलिए कि गांधी जी कुछ करते नहीं थे और फिर भी अंग्रेजी राज को उनकी बातों को मानना पड़ता था, बार बार ये मैक्सिमम रिफॉर्म करना पड़ता था इंडिया में। और चर्चिल भी महान साम्राज्यवादी, बहुत बड़ा पॉलिटिशियन था यूरोप का, उस अपने समय का सबसे बड़ा राजनीतिज्ञ था चर्चिल। ठीक है, वो समझता था कि बहुत, वही कहता था ये आदमी पॉलिटिशियन या संत साधु नहीं है, ये सातिर राजनीतिज्ञ है। किसके बारे में? गांधी जी के बारे में। क्योंकि महान राजनीतिज्ञ को ही समझ सकते हैं ना, तो गांधी जी को उस समय सबसे ज्यादा समझने वाला चर्चिल ही होगा। उन्होंने कहा कि मेरा तो इससे है, ये जो जितना बड़ा लोग होते वो कोई है उसका कंप्यूटर भी उतना ही बड़ा है। तो चर्चिल ने कहा कि जब हम पूरी दुनिया में जीत रहे हैं तब एक बुढ़े के सामने आत्मसमर्पण नहीं करेंगे। ये आगा खां पैलेस में गया है, उपवास कर रहा है, और तुम लोग चंदन की लकड़ी इकट्ठा कर दो, जब ये मर जाए तो आराम से जला देना और ये क्या कहते हैं यूनियन जैक को शोक में झुका देना। गांधी जी के पास आया, इस बार बापू फास्टिंग से कुछ मिलने वाला नहीं, ऐसा ऐसा चर्चिल बोल दिया है। कितने दिनों तक उपवास किया था उन्होंने याद नहीं है, लेकिन उसके बाद शानदार स्ट्रोक इन्होंने मारा, क्या उपवास ही तोड़ दिया। नहीं समझे? उनका मूल उद्देश्य तो वो था ना, मार देना। किसको? गांधी जी को, चर्चिल को। अरे जिंदा रहेंगे तो फिर करेंगे देश को आजाद। ठीक है, तो चर्चिल ने कहा इस बार भी इसने हमको मात दे दिया। किसको? गांधी जी को मार ही क्यों नहीं दिया? क्यों? अब ये जो कोई मेरा क्लिप काट के दे देगा, यही पर गांधी जी ने हमको मार ही क्यों नहीं दिया? गांधी जी के एक मिनट, गांधी जी को क्यों मारा जाता है? अरे लगेगा तब नहीं कि उससे हमको नुकसान हो रहा है। तो लाठी चला रहे हैं ना, कोई हथियार लेके आ रहे हैं ना कुछ रहे। अभी तुम ना अभी समझ रहे हो, अभी तुम ना समझ रहे हो, उस समय थोड़ी लोग समझ रहा था। अब मारने का प्रयास तो किया ही गया, चर्चिल ने छोड़ दिया, उपवास करने दो, फास्टिंग करने, मनाने का प्रयास नहीं करना है। हरिजन यात्रा चलाया उन्होंने, तो जगह जगह उन पर क्या हुआ? पथराव हुआ, मारने का प्रयास किया। क्या भगत सिंह को ऐसे नहीं मारा गया, सरदार भगत सिंह, न्यायिक प्रक्रिया चलाई गई। सुनो इधर, बढ़िया बहस कर रहा है, तुम लोग सुनो इधर, अपनी वो बात मत करो, बढ़िया बहस कर रहा है, बोलो। किसको? किसी भी क्रांतिकारी को या किसी भी भगत सिंह। हाँ, गांधी जी पर क्या करते? कौन सा आरोप लगाता गांधी जी पर? तो गांधी जी खुद क्या थे? बैरिस्टर थे, और गांधी जी के चारों ओर जमावड़ा जो था सब लंदन से पढ़ लिख कर आया था, वहां बहस करते थे। ऐसे ही नहीं, अरविंद केजरीवाल के आंदोलन में कौन कौन लोग थे? प्रशांत भूषण, शांति भूषण, बड़ा बड़ा वकील। जो बड़ा संगठन आंदोलन करता है ना, तो सबसे पहले लॉ की जानकारी जरूर रखता है, क्योंकि उसको लॉ के अगेंस्ट ही जाके आंदोलन खड़ा करना है, लॉ को ठीक ठाक करना है। इसलिए लॉ की जानकारी बहुत जरूरी होती है। अगर राजनीति में जाते हैं आप, तो लॉ की जानकारी बहुत जरूरी होती है। अब सुनो, हाँ ठीक है, अगर गांधी जी लॉ को क्रॉस कर जाते, सॉरी, अंग्रेज लॉ को क्रॉस करके गांधी जी को मार देते ना, ठीक है, हाँ ठीक है, मार देते, तब यहाँ के युवकों को लगता कि गांधीयन थॉट भी भारत को आज़ादी नहीं दिला सकता है। चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह की परंपरा को जगाओ, गांव गांव में बच्चा हथियार लेगा, और उस हथियार का निशाना सबसे पहले कौन बनेगा? अंग्रेज। तो अंग्रेजों को ये भी देखना है कि हमारा 2 लाख जो हिंदुस्तान में है ऑफिसर, ये सब ठीक है, वो सब भी बच्चे। एक मिनट, दूसरी बात, लॉ क्रॉस करते या कुछ भी करते तो उसके लिए जवाब देना पड़ता था ब्रिटिश पार्लियामेंट में, वहाँ की सरकार को जवाब देना पड़ता था। क्या जवाब देना पड़ा?
जवाब देना पड़ा ना, वहां बहस होता है तो जवाब देना पड़ता है। अरे कौन? हाँ बोलो बोलो। बरी हुआ, ठीक है, उधम सिंह जाकर शूट कर दिया, वही तो उसी 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 से सीख मिली अंग्रेजों को कि अगर गांधी जी को मार, तो गांधी जी हैं जब तक तब तक ये लोग अहिंसा का पालन कर रहे हैं, और गांधी जी गए तब गुरु गोविंद सिंह की परंपरा है भारत में, शिवाजी की परंपरा है, राणा प्रताप की परंपरा है। सूखा रोटी खा लेगा लेकिन झुकेगा नहीं। गुरु गोविंद सिंह की परंपरा है, एक को 1.25 लाख से लड़ाऊं, वो भी देख चुका था अंग्रेज, ठीक है। इसलिए बहुत लोग कहते हैं गांधी जी यहाँ थे तो अंग्रेज, सबसे ज्यादा लाभ किसको मिला? अंग्रेजों को, और यहाँ के भूमिपतियों पूंजीपतियों को लाभ मिला। समझ आई बात? तो वो लोग ये नहीं थे गांधी जी को मार दे, जो सबसे बड़ा गार्ड था बचाने वाला, उसी को धराशायी कर देते हैं, ठीक है। यार भारत की जो परंपरा रही है वो देखो ना कितनी परंपरा, ठीक है। तब और क्या, हाँ लास्ट में मेन मुद्दा तो हटा देते हो और कुछ कुछ लेके बैठ जाते हो। अभी ये तो टॉपिक चुन रहे हैं, क्या बहस करने की क्या जरूरत है? हम करते नहीं, तुम लोगों को संतुष्ट करने के लिए करते हैं, और संतुष्ट नहीं हो तो उसके मन में खुद बुद्धि रहे, सबको साथ लेकर चलना है ना। और कहा जाता है कि ईसा मसीह अपने शिष्यों में सबसे ज्यादा बहस करने वाले पर ज्यादा ध्यान रखते थे, तो वो सबसे ज्यादा गुमराह भी था इसलिए ध्यान रखते थे। तो एक शिष्य ने कहा कि सबसे ज्यादा भटका हुआ है, इस पर आप क्यों ध्यान देते हैं? तो बोले कि एगो भेड़ चराने वाला, जानते हो सबसे ज्यादा किस पर देता है? जो भेड़ हमेशा भटक जाता है, सब भेड़ को छोड़कर उसी को पकड़ के लाता है और नजर उसी पर रखता है, ये भटकने वाला भेड़ है। अब इसको बुरा नहीं मानना, चलो ठीक है। अब ये पढ़ लिए तो हो गया। उसका गांधी जी की चाल दिए, ये अभी जो बता रहे थे गांधी जी की चाल ही बता रहे थे, गांधी जी की चाल। हाँ ठीक है, हम कोशिश करते हैं कि सभी के विचारों का सम्मान हो। हाँ 20 उसके बाद आइए थोड़ा सा देख लेंगे ये गांधी जी और ये राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी का योगदान। राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी का योगदान थोड़ा देख लेंगे, विस्तार से तो पढ़ेंगे ही वहां पर, जहाँ ओवरऑल 1-2 पेज में नट एंड सेल में क्या योगदान होगा। और अंत में ये देखेंगे गांधीवाद, और गांधी के पैरेलल मार्क्स का नाम दिया जाता है आज भी, गांधी बनाम मार्क्स, गांधीवाद बनाम साम्यवाद, मार्क्स का क्या? साम्यवाद। दोनों ने विश्व की मानवता को दिशा दिखाने का कार्य किया। कौन कौन? गांधी और मार्क्स। और आज पूरी दुनिया के तमाम देशों के तमाम आंदोलनकारियों के सामने यही दोनों व्यक्ति है, मार्क्स को चुनना है या गांधी को चुनना है। ठीक है, परिस्थिति आपकी, विवेक आपका, और खुद आपका व्यक्तित्व, जिसको चुनना है, या दोनों को मिलाकर कोई नया रास्ता निकलता है तो उसको चुना जाए। और अंत में गांधी जी बड़ी कंफ्यूज, गांधी जी कंफ्यूज नहीं, गांधी जी का विजन तो क्लियर था, ठीक है। गांधी जी के बारे में लोग कंफ्यूज थे कि पॉलिटिशियन कहे, रिफॉर्मर कहे, या साधु कहे। जब वो सुबह सुबह उठते हैं तो आप जाइएगा अहमदाबाद में, साबरमती आश्रम है, वहाँ एक जगह है आश्रम में, वह उसका नाम प्रार्थना स्थल। तो आश्रम में सभी लोग वहाँ इकट्ठा होते थे सुबह सुबह और प्रार्थना करते थे, ठीक है। तो ये जो उनकी जीवन शैली और बात में रामचरितमानस के उद्धरण को ये सामने लाते थे, ठीक है। सत्य और अहिंसा पर जोर देते थे, शाकाहार पर जोर देते थे, ठीक है, दूसरों की भलाई पर जोर देते थे, ठीक है। तो ये जो है, और सब कुछ देशभक्ति के लिए करना, सब कुछ देश के लिए करना, दूसरों के लिए करना। एक छोटा सा कहानी बताते हैं। गांधी जी के आश्रम में बहुत सारे लोग रहते थे राष्ट्रीय आंदोलन के काम के लिए। तो एक बार गांधी जी का बेटा, शायद हरि भाई, और गांधी जी के आश्रम का एक और उसी की उम्र का था, उन्हीं की उम्र का एक और युवक था जो कहीं जा रहा था।
तो बापू से मिलने आया दोनों, गांधी जी का बेटा भी और गांधी जी का जो आश्रम में रहने वाला युवक था वो भी। दोनों से गांधी जी ने हाल चाल पूछा, जाओगे क्या करोगे वगैरह वगैरह। तो ठीक है, तो रास्ते के लिए भोजन ले लिए। तो हाँ, गांधी जी का बेटा जो था हरि भाई उसको भी मिल गया और जो युवक था उसको भी मिल गया। तो किससे लिए? तो बा से लिए, बा कस्तूरबा कहा जाता। तो अपने बेटे को गांधी जी ने कहा कि तुम अपना पोटली इनको दे दो, और युवक को कहा तुम अपना पोटली इसको दे दो। पोटली का अदला बदली करवा दिया। और कस्तूरबा खड़ी थी, वो समझ गई गांधी जी क्या कर दिए। जो गांधी जी समझते थे, उन्होंने कहा, सोचा कि कस्तूरबा ने जरूर अपने बेटे के लिए बढ़िया बनाया होगा और ये युवक जो है इसके लिए कुछ कम बनाया होगा, ठीक है। और गांधी जी समझते थे, गांधी जी का मानना ये था कि आश्रम में जितने युवक हैं हमारे बेटे की तरह है। बाद में कस्तूरबा ने कहा कि तुम ऐसा क्यों किए, हमारे बेटे का पोटली उसको क्यों दिए? तो गांधी जी ने कहा हम तो सबको बेटा के बराबर मानते हैं, तुम अभी तक सुधरी नहीं हो, ठीक है। तो उसमें दी थी क्या बताओ? तो कहा अपना बेटा के लिए हम पराठा बनाए थे और इसके लिए रोटी बनाए। मतलब ये छोटी सी कहानी है, ठीक है। इससे ये पता चलता है गांधी जी का विचार क्या था। तो गांधी जी में कुछ लोगों ने संत का रूप भी देखा, कुछ लोगों ने सुधारक कहा जाता है। हिंदुस्तान के इतिहास में स्त्रियों की सार्वजनिक भूमिका और स्त्रियों के दशा को सुधारने में जितना कार्य और जितना सफल गांधी जी हुए, उतना सफल उससे पहले कोई भी सुधारक नहीं हुआ और आज तक उतना कार्य किसी ने नहीं किया। अब कैसे, ये बताएंगे आप लोगों को। हरिजन जो हजारों साल से मंदिर के बाहर खड़े थे, उसको गांधी जी ने अपने छोटे से जीवन काल में मंदिर में प्रवेश दिलाया, इसलिए रिफॉर्मर। क्या? रिफॉर्मर। और जब पूरी दुनिया में अंग्रेजी साम्राज्यवाद की तूती बोलती थी, उस समय बिना एक गोली चलाए गांधी जी ने अंग्रेजी साम्राज्यवाद से भारत को मुक्ति दिलाया। इसलिए पॉलिटिशियन, संत भी थे और सुधारक भी थे और राजनीतिज्ञ भी थे। इन तीनों रूपों में क्या क्यों जाने जाते थे, इसके बारे में भी लास्ट में पढ़ेंगे। तो सब कुछ पढ़ लीजिएगा तब ना इस पर विचार कीजिएगा। गांधी जी आखिर थे क्या? संत थे, सुधारक थे या राजनीतिज्ञ थे? लास्ट टॉपिक यही होगा, गांधी जी संत, सुधारक, राजनीतिज्ञ। ठीक है, लास्ट टॉपिक यही रहेगा, गांधी जी संत, सुधारक या राजनीतिज्ञ। क्या थे? तीनों थे। ठीक, अच्छा चलिए, कम से कम इतना तो बोल सके आप कि तीनों थे। मोटा मोटी समझ आप लोग की विकसित हो चुकी है। आगे बढ़ते हैं, अभी फिलहाल लेक्चर को यही विराम देते हैं। सत्याग्रह से शुरू करेंगे हम लोग, ठीक है। पीडीएफ भेज ही दिए हैं।